चलो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बजट, यानी का चैप्टर का नाम होगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल, चैप्टर नंबर 15। क्या आप तैयार हो? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर का नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। भाई बजट किसका बनाते हो? देखो, बजट हर कोई बनाता है। आपके घर पे आपके पेरेंट्स बनाते होंगे, आप खुद भी बनाते होगे आपके एग्जाम्स के लिए कि भाई मेरे को बजट है कि यार मेरे को 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स आएगा कॉस्टिंग में। समझ रहे हो? तो आप एक बजट बना रहे हो। क्या बेसिस पे आपको लग रहा है कि भाई जो आपका प्रिपरेशन हुआ है, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, उस हिसाब से आपको लग रहा है। हो सकता है किसी में आप 40 सोच रहे हो सकता है किसी में आप 90 प्लस सोच रहे हो। तो बेसिकली आप आपके लिए बजट बना रहे हो। इन द सेम वे आपके पेरेंट्स है भाई, कोई भी जो मिडिल क्लास इंसान होता है उसको अपना एक बजट बनाना ही पड़ता है, बिकॉज खर्चे आजकल इतने बढ़ गए हैं। तो यार आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ऐसा तो चलेगा नहीं। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 50,000 रुपया महीने का कमा रहा हूं एज अ सैलरी, और वो 50,000 के सामने मैं कितने खर्चे कर सकता हूं, और उसमें से मेरे को 15,000 रुपए का सेविंग भी करना है, तो वो सब चीज मैं मैनेज कर पाऊंगा क्या? वो कैसे पता चलेगा अगर मैं बजट बनाऊंगा तो? वैसे ही एक गवर्नमेंट पूरे अपने कंट्री का बजट बनाता है, जो आप लोग सुनते होंगे 1 फरवरी को जो बजट पेश किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। पता है आपको उसमें क्या डिस्कशन होता है? तो उसमें क्लियरली यही डिस्कशन होता है कि बॉस हम कैसे टैक्स कलेक्शन करने वाले हैं, वो उनके लिए रेवेन्यू हो गया, और कहां पे वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए खर्चा होने वाला है, वो उनका एक्सपेंस हो गया। उसमें कई बार आपने इकोनॉमिक्स में टर्म सुना होगा फिस्कल डेफिसिट। तो अगर मेरा एक्सपेंस मेरे इनकम से ज्यादा हो गया तो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। तो बेसिकली ये बजट हर एक जगह पे हर एक आदमी यूज करता है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट है, वो भी तो कुछ ना कुछ बजट बनाएगी ना। इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, तो अगर उन्होंने बजट नहीं बनाया तो उनको पता ही नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में जाना है। बेसिकली बजट आपको एक डायरेक्शन देगा कि यार यस, इतने टाइम में इतना क्वांटिफाइबल काम मैं कर सकता हूं। सो बेसिकली बजट का काम क्या होता है पता है क्या? आपके प्लान्स को क्वांटिफाई करना। अगर मैं बोलता हूं खाली कि मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, मेरे को बहुत सारा, समझो मेरा कंपनी है, मेरे को बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, तो चलेगा क्या? द आंसर इज नो। बट अगर मैं बोलता हूं कि यार मेरे को है ना 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो मैंने कुछ क्वांटिफाई किया, तो मैंने एक बजट बनाया कि 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। कब बनाना है, कब कमाना है? 1 साल के अंदर। तो 1 साल के अंदर 10 करोड़ का प्रॉफिट मैं कैसे कमाऊंगा? उसके लिए मेरे को एक बजट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बस एग्जैक्टली वो ही यहां पे अपने को करना है इस पूरे चैप्टर में। सो बजट्स होते हैं ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अलग 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 डिपार्टमेंट्स है, और उन सब डिपार्टमेंट्स का मैं क्या बनाऊंगा? बजट बनाऊंगा, सो दैट मुझे एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी पता रहे कि कौन से डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस है। अब आप सोचो ना, अगर आप हो मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी के तो कितने सारे कंपनीज है और कितने सारे डिपार्टमेंट्स है, तो थोड़ी ना वो रोज रोज देखेगा कि कौन क्या कर रहा है। तो वो क्या करता है मुकेश अंबानी? ईयर स्टार्ट होते वक्त सीधा पहले से ही बोल देता है अपने सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनको कि बॉस ये तुम लोग का टारगेट्स है, और तुम लोग को ये टारगेट के हिसाब से या ये बजट के हिसाब से परफॉर्म करना है, और इस हिसाब से तुम्हारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। सो दिस इज वेयर बजट बिकम सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये बहुत सारे तरह के जो बजट है वो अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली ये चैप्टर में, जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल, देखो बजट बनाना तो बता दिया, अब ये बजट से कैसे अपन कंट्रोल मैकेनिज्म ला सकते हैं वो भी अपने को सीखना है और समझना है थ्रू दिस चैप्टर। सो मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटिंग पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इस पे अपन लोग नहीं जाएंगे। सम्स जो अपने को सॉल्विंग में काम आएगा, दैट इज वेयर आई विल टेक यू। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग, ये सब आप एक बार अगर आपको शॉर्ट में करना है मैजिक बुक से कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये एकदम टिपिकल टिपिकल थ्योरी है जो यहाँ पे आपको दिख रही है। अब मैं आपको बनाना सिखाना चाहता हूँ बजट्स। बहुत सारे बजट्स होते हैं अपने, एंड वो बजट्स कैसे बनाना है, दैट इज व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दिस इज इट। तो इसमें सेल्स बजट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन बजट है, कंजम्पशन बजट है, परचेज बजट है, तो ये बेसिकली जो कैश बजट है, तो ये जो कुछ बेसिकली बजट्स होते हैं ना, ये अपने को प्रॉपर्ली सीखना है। फिर होता है एक फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट, तो उसमें फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाते हैं वो सीखना है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा या तो फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर, या फिर सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, कंजम्पशन बजट के ऊपर, या देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बजट रेशियोज, उसके ऊपर। तो ये तीन चीजें अपने को अभी समझनी है, सो दैट एग्जाम में जो भी सम आएगा विल बी एबल टू मैनेज दैट। तो चलो आओ
सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। देखते हैं जिसका भी सम अपने को यहाँ पे दिखेगा, डेफिनेटली विल स्टार्ट विद दैट। तो यहाँ पे अपने को सम आया है एक फ्लेक्सिबल बजट का। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक होती है कंपनी जो बस बोलते ना पुराने जमाने से चली आ रही है कि भाई 10,000 रुपया महीने का प्रोडक्शन करना है, 10,000 रुपया महीने का सेल्स करना है और बस यही अपनी जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी। और दूसरी होती है कंपनीज जो बोलती है कि यार देखो भाई, हम लोग का प्लान है कि ये बार हम लोग एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्शन करके एक्स्ट्रा सेल करने की कोशिश करेंगे। बट अगर वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया और एक्स्ट्रा सेल किया तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा। हो सकता है कि कोई डल पीरियड में सीजन अच्छा होगा तो एक्स्ट्रा सेल्स हो जाएगा, सीजन थोड़ा डाउन है तो सेल्स कम हो जाएगा। तो यार मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है। एकदम डायनामिक एनवायरमेंट में मेरा बिजनेस भी डायनामिक है और आज की तारीख में हर बिजनेस इतना ही डायनामिक होता है। ये सब आपको भी और मेरे को भी पता है। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा इतना मैं प्रोडक्शन और इतना सेल करूंगा तो एग्जैक्टली इतना ही होगा, ऊपर नीचे तो होने ही वाला है। तो फ्लेक्सिबल बजट आपको उसी चीज का बेनिफिट देता है। फ्लेक्सिबल बजट बोलता है कि बॉस, आप अगर नहीं श्योर हो कि आपको कितना एक्चुअली प्रोडक्शन एंड सेल होगा तो आप अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अपना बजट बना सकते हो। फिर उसके हिसाब से जहां पे भी आप जा रहे हो यू विल बी एबल टू चूज एंड पिक। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मेरे को लग रहा है कि यार ये बार मेरा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 50% सेल होगा, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मेरा सेल 75% हो जाएगा, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 25% हो जाएगा। तो अलग अलग लेवल्स के ऊपर जब मैं मेरा बजट बनाता हूं उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्या बोला? अलग अलग लेवल्स के ऊपर जब मैं मेरा बजट बनाता हूं उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। यहां पे जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला है कि भाई आप एक फ्लेक्सिबल बजट बनाओ 80% लेवल पे, 90% लेवल पे एंड 100% लेवल पे। तो अलग अलग लेवल के ऊपर जो बजट बनता है उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप कैसे वो कॉस्ट को ट्रीट कर रहे हो। इसमें तीन तरह के कॉस्ट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड ही रहना है एट ऑल लेवल्स, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट जो अलग अलग लेवल्स पे चेंज होगा, एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो कुछ पार्ट के लिए फिक्स रहता है और कुछ पार्ट के लिए वेरी करता है। तो चलो आओ फटाफट इसको समझते हैं। अ फैक्ट्री व्हिच एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट 7,000 आवर्स एट 70% लेवल ऑफ कैपेसिटी। तो इन्होंने करंट सिचुएशन दिया है 70%, 77,000 आवर्स पे एंड उसमें उन्होंने बोला है कि भाई वेरिएबल एक्सपेंसेस होगा 1260, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होगा 1200 एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस होगा 1800। तो ये इन्होंने 7000 यूनिट्स के लिए पूरा का पूरा इन्फो दे दिया है। फटाफट अपना कैलकुलेटर बाहर निकालो एंड लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन फॉर 80, 90 एंड 100, क्योंकि अपने को यहाँ पे 80, 90 एंड 100 का करना है ना। तो चलो आप और मैं बनाते हैं फटाफट फ्लेक्सिबल बजट। तो 70% के ऊपर अगर 7,000 आवर्स है तो 80% के ऊपर 8,000 आवर्स होगा। तो यहाँ 8,000 आवर्स है, 90% पे 9,000 आवर्स होगा, 100% पे 10,000 आवर्स होगा। यूजुअली यूनिट्स का होता है बट यहाँ पे आवर्स का दिया है 8,000, 9,000, 10,000। ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी होता है। तो अगर 7,000 आवर्स के लिए 1260 है तो 8,000 आवर्स के लिए कितना, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ या इसका इधर वेरिएबल रेट भी फाइंड कर सकता हूँ। तो 1260 का खर्चा फॉर 7,000 आवर्स, क्या बोला, 1260 का खर्चा फॉर 7,000 आवर्स इज इक्वल टू 0.18 इंटू अगर मैं 8,000 करता हूं तो आता है मेरा 1440। तो 0. कितना आ रहा था भाई, 1260 डिवाइड बाय 7,000 आवर्स में करता हूं तो आता है 0.18। तो 0.18 इधर मेरा आ गया 0.18 पर आवर, 0.18 पर आवर, 0.18 पर आवर। अब 8,000 आवर्स के लिए अगर मैं देखता हूं तो 8,000 इंटू 0.18 तो आता है 1440, फिर आता है 9,000 इंटू 0.18 तो आता है 1620, फिर आता है 10,000 इंटू 0.18 1,800। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये होता है मेरा वेरिएबल एक्सपेंसेस। समझ गुडू? यस समझ गुडू। सेकंड है फिर बाद में मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। भाई अभी है ना जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना वो फिक्स्ड है ना वो वेरिएबल है बट उसके लिए कुछ तो भी इंफॉर्मेशन दिया है। चलो आओ पढ़ते हैं। द सेमी वेरिएबल expenses are expected to go up by 10% between 85 and 95% activity and by 20% above 95% activity। बट भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे 80% एक्टिविटी पे तो मतलब कोई चेंज आई नहीं ना। उसने क्या बोला है कि भाई सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 10% बढ़ेगा बट कहां पे बढ़ेगा, 85 एंड 95% के बीच में। सो ये तो 80% है तो 1200 का 10% बढ़ेगा किस पे, 85 के बाद। बट यहां पे ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। अभी क्लियर? फिर 85 के ऊपर गया तो 85 टू 95 के बीच में कितना बढ़ने वाला है, 10%। सो 85 टू 95 के बीच में 1200 का 10% आप ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 1320। फिर 95% के ऊपर गया तो 20% बढ़ेगा तो 1200 प्लस 20% करेंगे तो 1440 आ जाएगा। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये हो जाता है मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिर बाद में आता है मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस
एक्सपेंसेस भाई फिक्स तो फिक्स ही रहना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, तो 1800 एंड मेरा जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो मेरा फिक्स्ड ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। अभी क्लियर एवरीबॉडी? तो याद रखना सेमी वेरिएबल के लिए वो लोग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे, वेरिएबल एज इट इज वेरी होगा, तो अगर 100 यूनिट्स के लिए इतना, 200 के लिए कितना, 300 के लिए कितना, बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आ जाएगा, या फिर आप एक बोलते हैं ना पर यूनिट फैक्टर फाइंड कर सकते हो, उसे भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। फिक्स ज्यों का त्यों ही रहना है, जो मेरा सेमी वेरिएबल पार्ट है वो खाली उसमें थोड़ा तकलीफ आएगा, उसके लिए वो लोग इंफॉर्मेशन देंगे। समझो इंफॉर्मेशन नहीं दिया, देन इन दैट केस वो लोग आपको 2 पीरियड का आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट देंगे, आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है दोनों का, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ यूनिट करना है, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ यूनिट करके जो वेरिएबल पार्ट है वो कैलकुलेट कर लो, फिर जितना भी फ्लेक्सिबल यूनिट का पार्ट्स है वो आपको दिया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, समझो आपको 10,000 यूनिट्स के लिए बोला है ₹15,000 का एक्सपेंडिचर, एंड 12,000 यूनिट्स के लिए आपको बोला है ₹20,000 का एक्सपेंडिचर। तो आप मेरे को बताओ इसका, अगर ये समझो, ये देखो ये क्या है, सेमी वेरिएबल है। क्यों सेमी वेरिएबल है? क्योंकि अगर 10,000 का 15,000 है तो 12,000 का कितना होना चाहिए था, इट वुड हैव बीन 12,000 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 10,000। सो आइडियली अगर ये वेरिएबल होता तो इधर 18,000 आता, बट 18,000 नहीं आया है। फिर बाद में दूसरा है मेरा फिक्स्ड अगर होता तो इधर 20,000 की जगह पे 15,000 ही आता, 15,000 नहीं आया, मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, मतलब ये फिक्स भी नहीं है, मतलब ये क्या आया है, सेमी वेरिएबल है। अब इसका सेमी वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं आप, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट कितना है, 20,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ यूनिट्स, डिफरेंस ऑफ यूनिट्स कितना है, 12,000 माइनस 10,000 यूनिट्स, तो कितना आता है ये 5,000 divided by 2,000 units is equal to, तो 5,000 divided by 2,000 कितना आता है, it is rupees 2.5 per unit। ये जो मेरा 2.5 पर यूनिट आया, ये जो मेरा 2.5 पर यूनिट आया, बस अब इस हिसाब से इतना मेरा वेरिएबल पार्ट होगा, जो बच गया वो मेरा फिक्स पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स के लिए अगर मैं देखता हूं तो 10,000 इंटू 2.5 कितना होता है भाई 25,000। अब ये तो मैंने घर का एग्जांपल बनाया था इसलिए मैच नहीं हुआ, बट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो कि भाई ये इतना वेरिएबल पार्ट रहेगा, जो बच गया वो मेरा फिक्स्ड पार्ट आ जाएगा। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग को सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एज वेल। ए समझ गए हो? चलो मूविंग ऑन, इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है सेम कि 60% 80% कैपेसिटी के ऊपर ये क्या सिनारियो है, एंड अगर अपने को 90% 100% 110% के ऊपर कैलकुलेट करना है, देन इन दैट केस क्या सिनारियो होगा, एग्जैक्टली दिस इज द वे वी विल डू। तो जो भी मेरा फिक्स्ड पार्ट है, देखो इधर वो फिक्स ज्यों का त्यों रहता है, जो भी मेरा फिक्स पार्ट है, ये देखो डेप्रिसिएशन, जो भी मेरा फिक्स पार्ट है, रेंट एंड रेट, जो भी मेरा फिक्स पार्ट है वो ज्यों का त्यों रहता है, जो भी मेरा फिक्स पार्ट है वो ज्यों का त्यों रहता है, एज इट इज रहता है विदाउट एनी चेंज। जो भी मेरा वेरिएबल पार्ट है वो वेरी होगा बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। तो अगर यहाँ पे ये 48,000 80% के लिए, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि भाई 80% के लिए 48,000 है तो 90% के लिए कितना, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा आंसर 54,000। तो ये बेसिकली वेरी होते जा रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सो ये सब मेरा इधर बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है, एंड उस हिसाब से तो बेसिकली आपको अगर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना आता है तो फ्लेक्सिबल बजट आप बहुत इजीली बना लोगे। इसी के साथ मेरा फ्लेक्सिबल बजट कंप्लीट होता है। फिक्स बजट में तो कुछ है नहीं, फिक्स बजट तो फिक्स्ड ही रहता है, तो उसमें तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का है नहीं। अब अपन लोग आ जाते हैं प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज रिलेटेड बजट्स के ऊपर। सो ये भी एक और क्वेश्चन दिया है वो लोग ने फ्लेक्सिबल बजट का, इजीली आप उसको भी कैलकुलेट कर पाओगे। ये देखो यहाँ पे उन्होंने है ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए देखो चेंज इन एक्सपेंस लेवल अपॉन चेंज इन आउटपुट लेवल दिया है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। सो अगर क्वेश्चन में समझो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपका एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 650 माइनस 600 डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय जो दो मेरे दोनों मंथ्स का जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल 2000 है तो ये इतना वेरिएबल पार्ट आ जाता है, तो ये इतना वेरिएबल फॉर 8,000 यूनिट्स वेरिएबल पार्ट कितना होगा 0.025 है, तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय 8,000 200 आ गया। आपका टोटल कॉस्ट आया है 600, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगा। समझ रहे हो? अब 6,000 यूनिट्स के लिए कितना आएगा 6,000 इंटू 0.025, जो फिक्स पार्ट है वो तो फिक्स्ड ही रहने वाला है। समझो अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये तरह से आप लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको यूज आएगा फॉर द फिक्स फ्लेक्सिबल बजट। सो फ्लेक्सिबल बजट के लिए
एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है। एंड अगर वो आ गया देन इन दैट केस थिंग्स आर वेरी वेरी इजी, जैसा कि अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे और एक है 875 माइनस 800 डिवाइड बाय 2000 यूनिट्स। देखो डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। ये डिफरेंस इन कॉस्ट है डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। जब मैं देखता हूं तो ये देखो यहाँ पे 8000 एंड 10,000, सो 2000 का डिफरेंस है, ये 8000 एंड 10,000 का डिफरेंस है प्लान्ड एंड एक्चुअल में। ये प्लान था 8000 यूनिट्स के लिए, एक्चुअल है 10,000 यूनिट्स के लिए। ये जो कॉस्ट का डिफरेंस है डिवाइड बाय ये जो यूनिट्स का डिफरेंस है, इससे अपने को पता चल जाएगा वेरिएबल पार्ट, और फिर अपन लोग कैलकुलेट कर पाएंगे फिक्स पार्ट। ए समझ गए? क्लियर एवरीबॉडी? चलो डन डन डन। नेक्स्ट फिर अपन लोग चलेंगे जैसा मैंने बोला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, बाकी बहुत सारे बजट है, बट मेन क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता देता हूँ जो एग्जाम में आने वाला है। वो है एक सेल्स बजट आ सकता है, प्रोडक्शन बजट आ सकता है, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, ये 4 ही बजट आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई बजट नहीं आएगा। अगर आया तो फिफ्थ एक चांस है डायरेक्ट लेबर बजट का या फिर कैश बजट का। तो ये जो 6 बजट आने के चांसेस है, फटाफट चलो आओ इनको अपन लोग समझ लेते हैं एंड देन इनके बेसिस पे एक सम सॉल्व कर लेंगे तो अपना पूरा काम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा पता है क्या, मैं एक बेसिकली छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मेरी खुद की कंपनी का, प्रोडक्शन कंपनी का, और उस बेसिस पे फटाफट अपन लोग ये सब कैलकुलेशंस कर लेंगे एंड देन सिंस वी विल हैव अ लिटिल टाइम, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, परचेज बजट, सब का सब एक ही जगह पे अपने को मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। उसके पहले मैं फटाफट एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं ऑल द वेरियस बजट्स व्हिच आर इन्वॉल्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपना यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें अपन लेंगे अपना एक पेन कंपनी है, ठीक है ना, एसके संकल्प कांस्टिया पेन कंपनी। अब अपने को बनाना है बहुत सारे पेन्स, बराबर है। अब आप मेरे को बताओ जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो कितना प्रोडक्शन करेगा? क्या वो रैंडमली ऐसे ही जाके 10 लाख पेन बना देगा क्या? या फिर वो रैंडमली जाके कितना भी परचेस कर देगा रॉ मटेरियल और बना देगा क्या पेन बनाना? नहीं ना सर, पहले मार्केट में जाके उसका डिमांड स्टैटिस देखना पड़ेगा, भाई कितना डिमांड है ये पेन का। तो सबसे पहला रोल स्टार्ट होता है सेल्स मैनेजर के पास से। तो एक है ना, दो चीजें होती है, एक होता है पेपर, एक होता है प्रैक्टिकल। क्या बोला? एक होता है पेपर, एक होता है प्रैक्टिकल। दोनों का मैं मतलब आपको समझाऊंगा, अभी 2 मिनट देना। तो अभी अपन लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं पेपर क्या होता है, पेपर और क्या होता है प्रैक्टिकल, वो आपको बताऊंगा 2 मिनट। उससे ना आपको लॉजिकली बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। तो भाई मेरे को मेरा पेन बनाने का कंपनी है, ठीक है ना, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्या आंख उठा के ऐसे ही कुछ भी रैंडमली पेन का प्रोडक्शन चालू कर देगा क्या? उसका मन किया तो आज वो 10,000 यूनिट बना देगा, कल मन किया 1 लाख यूनिट बना देगा, ऐसा करेगा क्या? नहीं सर, ऐसा कैसे करेगा? वो तो देखेगा कि भाई कितना मार्केट में अपना प्रोडक्ट का डिमांड है, उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। तो मार्केट में कितना डिमांड है वो कौन बताएगा? वो बताएगा सेल्स मैनेजर। तो सबसे पहला काम होता है सेल्स मैनेजर का कि वो मार्केट से डिमांड एक्सट्रैक्ट करता है और बनाता है सेल्स बजट, और बनाता है सेल्स बजट। सेल्स बजट क्या है बेसिकली पता है क्या? एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं है ना। सेल्स बजट बेसिकली क्या है? तो सेल्स बजट है एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सो एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सेल्स बजट। अभी क्लियर एवरीवन? यस सर, वी आर क्लियर। पहला पॉइंट अपने को क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो सेल्स बजट पहले अपना सेल्स मैनेजर बना के दे देगा प्रोडक्शन मैनेजर को। अब प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा कि अच्छा भाई इतना सेल्स बजट आया है। तो अभी देखो इधर मैं बताता हूं आपको। सो सेल्स मैनेजर के पास से अपने को एक सेल्स बजट मिल जाएगा। सेल्स बजट बेसिकली क्या होगा? कितना क्वांटिटी एक्सपेक्टेड है या क्वांटिटी एक्सपेक्टेड है या क्वांटिटी डिमांडेड है, उस बेसिस के ऊपर मेरा यार सेल्स का बजट बन जाएगा। ये जो मेरा अभी सेल्स बजट बना है ये जो मेरा अभी सेल्स बजट बना है ना, इस सेल्स बजट के बेसिस पे मैं ये जो भी चीज है ये प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाएगी, और प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा कि अच्छा भाई टोटल 10,000 पेन्स का सेल का डिमांड आया है। अब अगर 10,000 पेन्स का सेल्स का डिमांड आया है, और ऐसा सोचो कि अपना ये फर्स्ट ईयर है, ऐसा सोचो कि अपना ये फर्स्ट ईयर है। अब आप मेरे को लॉजिकली बताओ कि अगर मेरा 10,000 पेन्स का डिमांड है, उतना ही बेचना है ना, 10,000 पेन्स का डिमांड है, तो मैं कितना पेन बनाऊंगा? तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है 10,000 पेन्स बनाओगे, बट मैं क्या बोलता हूं, अपनी कंपनी का एक पॉलिसी है, अपनी कंपनी का एक पॉलिसी है कि अपन जो भी प्रोडक्शन करने वाले हैं ना, अपन जो भी प्रोडक्शन करने वाले हैं ना, उस पर 10% अपन एक्स्ट्रा रखते हैं, या इन शॉर्ट क्वांटिटी और सेल्स जो डिमांडेड होता है ना, अपन 10% ज्यादा ही बना के रखते हैं, अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में रखते हैं। यार क्या पता कभी एक्स्ट्रा डिमांड आ गया तो मेरे पास तो रहना चाहिए ना एक्स्ट्रा। तो मेरा कंपनी का पॉलिसी क्या है कि भाई जो भी सेल्स डिमांड आया उतना तो प्रोड्यूस करना ही है, पर मैं उसका एक्स्ट्रा 10% करके रखता हूं, सो दैट
सो दैट अगर मेरे पास कभी एक्स्ट्रा डिमांड आया तो भी मैं उसको टैकल कर लूंगा। अब फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक रखता हूं। कितने का क्लोजिंग स्टॉक रखता हूं? तो से फॉर एग्जांपल मैं रखता हूं क्लोजिंग स्टॉक, मेरी कंपनी का पॉलिसी है 10% ऑफ सेल्स। क्या बोला? 10% ऑफ सेल्स डिमांड। सो 10% ऑफ सेल्स डिमांड मतलब कहना है इसे 1000 पेन्स मेरे को बनाना है। सो इन शॉर्ट मैं प्रोडक्शन कितने का करूंगा? 11000 पेन्स का मैं प्रोडक्शन करूंगा। यार लॉजिकली समझ रहे हो क्या बच्ची? 11000 पेन्स का मैं प्रोडक्शन करूंगा, बराबर है? ठीक है सर, एकदम बराबर है, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं 11000 पेन्स का प्रोडक्शन करने वाला हूं तो ये प्रोडक्शन करूंगा कैसे? ऊपर से गिरेगा क्या? ओए भगवान, 11000 पेन्स दे दे हो, 11000 पेन्स गिर गया, ऐसा तो होगा नहीं। मेरे को वो पेन बनाने के लिए प्लास्टिक का जरूरत लगेगा, उसके जो निब है उसके लिए जरूरत लगेगा, उसका जो ढक्कन है उसके लिए जरूरत लगेगा। तो कहने से मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, बराबर है? यहां से स्टार्ट होता है मेरा परचेज मैनेजर का काम। यहां से स्टार्ट होता है मेरा परचेज मैनेजर का काम। पहला था मेरा, बोलो यार, पहला था मेरा सेल्स मैनेजर, दूसरा था मेरा प्रोडक्शन मैनेजर, अब तीसरा आ गया मेरा परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को मैं फोन करके बोलेगा कि भाई 11000 पेन्स बनाना है। परचेज मैनेजर बोलेगा भाई देख, एक पेन बनाने के लिए है ना 10 रॉ मटेरियल चाहिए या 5 रॉ मटेरियल चाहिए। एक पेन बनाने के लिए ना 5 रॉ मटेरियल चाहिए। सो इन शॉर्ट परचेज मैनेजर कितना रॉ मटेरियल परचेज करेगा? भाई अगर 11000 पेन्स बनाने का है देन इन दैट केस 55000 रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। एंड जो हमारा परचेज मैनेजर है वो भी होशियार है, वो भी है ना 5% अपना रखता है एक्स्ट्रा। पता है क्यों? एज अ क्लोजिंग स्टॉक कभी कुछ खराब हो गया या रॉ मटेरियल खराब आया तो देन इन दैट केस तो 55,000 प्लस 5%। सो 55,000 का 5% होता है 2750 रॉ मटेरियल। टोटल कितना हो गया? 57,750 का रॉ मटेरियल। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो एक है मेरा सेल्स मैनेजर, दूसरा है मेरा प्रोडक्शन मैनेजर, तीसरा है मेरा परचेज मैनेजर। ये तीनों के लिए जो मेरा सेल्स डिमांड है, जो मेरा प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, ये मेरा परचेज मैनेजर अब जाके मार्केट से इतना प्रोडक्शन सॉरी इतना रॉ मटेरियल लेकर आएगा। समझ रहे हो? अब इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, बट मैं एक स्टेप पे आगे लेके जाना चाहता हूं। अब अपन लोग चलते हैं सेकंड ईयर के ऊपर। अब अपन लोग चलते हैं सेकंड ईयर के ऊपर। वापस से सेकंड ईयर में जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्या रैंडमली प्रोडक्शन चालू कर देगा? क्या नहीं, अगेन वो वेट करेगा। किसका वेट करेगा? सेल्स मैनेजर का वेट करेगा। तो सेल्स मैनेजर का काम क्या है? सेल्स बजट बनाने का। सेल्स बजट कैसे बनता है? बेसिकली क्वांटिटी ऑफ सेल्स डिमांडेड या एक्सपेक्टेड जो भी होता है वो मेरा सेल्स बजट बन जाता है। एकदम इजी, बराबर है? इसके बेसिस पे मेरा प्रोडक्शन मैनेजर आता है, बोलता है कि अच्छा भाई कितना सेल्स एक्सपेक्टेड है ये बार? तो अपने को बोलता है भाई 12000 पेन्स का सेल्स एक्सपेक्टेड है, 20% इंक्रीज। जो लास्ट टाइम 10000 पेन्स था ये बार 12000 पेन्स एक्सपेक्टेड है। तो 12000 पेन्स अपने को बनाने का क्या? नहीं सर, अपना तो पॉलिसी है सर 10% अपन तो एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो मैं बोलता कि ठीक है भाई चल 10% अपन लोग जो क्लोजिंग स्टॉक एक्स्ट्रा रखते हैं वो भी ऐड कर देते हैं, तो 1200 पेन्स एक्स्ट्रा बना लेंगे। बट अपने को अभी बोलेगा कि सुन सर, जो आप 1200 पेन्स बना रहे हो तो टोटल आप 13,200 पेन्स आपको चाहिए। मैं बोला हाँ, बट सर इसमें से है ना अपने पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक पड़ा है लास्ट टाइम का। अच्छा कितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा है? सर 1000 पेन्स का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है अपने पास। तो ये बार अपने को खाली 12,200 पेन्स बनाने का ही जरूरत है। ये बार अपने को 12,200 पेन्स बनाने की जरूरत है। 1000 पेन्स ओपनिंग का पड़ा है, 12,200 प्लस 1000 13,200 पेन्स बन जाएंगे। एंड हुर्रे, अपना काम हो गया। हुर्रे, अपना काम हो गया। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो ये मेरा पहला था, ये मेरा दूसरा है, अब है मेरा तीसरा। अभी क्लियर एवरीबॉडी? अब प्रोडक्शन मैनेजर के बाद बात जाती है परचेज मैनेजर के पास। परचेज मैनेजर बोलेगा अच्छा 12,200 पेन बनाने का, एक पेन बनाने के लिए ना 5 रॉ मटेरियल लगता है। सो 12,200 इंटू 5, 61,000 रॉ मटेरियल यूज होने वाला है। इसको कहते हैं कंजम्पशन, इसको कहते हैं कंजम्पशन, इसको कहते हैं कंजम्पशन। ये क्या है? 55,000 रॉ मटेरियल क्या है मेरा? कंजम्पशन। सो 61,000 ये बार रॉ मटेरियल कंजम्प्ट होने वाला है। बट मेरा पॉलिसी क्या है? 5% में क्लोजिंग स्टॉक रखता है, तो मैं 5% से ऐड कर दिया, तो इधर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया मैंने। मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, मेरा तो पॉलिसी है बस, मैं तो 5% रखता ही हूँ। तो इसका 5% हो गया 3050। तो और रॉ मटेरियल इतना परचेस कर लूंगा। बट वेट 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 सर, ऑलरेडी अपने पास लास्ट टाइम का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है भाई? सर ओपनिंग स्टॉक अपने पास पड़ा है 2750 का। तो इन शॉर्ट मेरे को कितना रॉ मटेरियल परचेस करना है? ये हुआ रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल मेरे को कितना परचेस करना है? तो 61,000 प्लस 3050 माइनस 2750, ये आता है 61,300 रॉ मटेरियल। ये आता है मेरा 61,300 रॉ मटेरियल। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो एक है मेरा सेल्स मैनेजर,
दूसरा है मेरा प्रोडक्शन मैनेजर, तीसरा है मेरा परचेस मैनेजर। ये तीनों जो मैनेजर्स है, ये तीनों जो मेरे मैनेजर्स है, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये तीनों मैनेजर्स जो बजट बनाते हैं उसको कहते हैं सेल्स बजट, उसको कहते हैं प्रोडक्शन बजट, और उसको कहते हैं परचेस बजट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। अब इसको फॉर्मूला के टर्म्स में डालते हैं। तो पहले तो मेरा था सेल्स बजट, एक्सपेक्टेड डिमांड फ्रॉम द प्रोडक्ट, दूसरा है मेरा प्रोडक्शन बजट, दूसरा है मेरा प्रोडक्शन बजट। आप मेरे को बताओ प्रोडक्शन बजट का क्या सीन है? प्रोडक्शन बजट का मतलब होता है कि भाई कितना मेरे को सेल्स एक्सपेक्टेड है। सो क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी टू बी सोल्ड मेरा एक आ जाएगा, प्लस कितना मेरे को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो ऐड क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू या चलो माइनस इधर मैं करता हूं ओपनिंग स्टॉक, मेरे को मिल जाएगा क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, मेरे को मिल जाएगा क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। भाई लॉजिकली अपन लोग ने डिराइव किया है क्या? क्वांटिटी सोल्ड, जितना अपन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल करने का, बट उसमें से मेरी कंपनी का पॉलिसी है मेरे को तो एक्स्ट्रा क्लोजिंग स्टॉक रखना ही है, तो ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस, यार उसमें से थोड़ा बहुत ओपनिंग स्टॉक बचा है तो सर उतना तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि उतना अपने को बनाने का जरूरत नहीं, अपने पास ऑलरेडी प्रोड्यूस पड़ा है, करेक्ट। तो जो बच गया वो मेरा बन जाएगा क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, वो मेरा बन जाएगा क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। चलो फिर बाद में थर्ड क्या है मेरा? थर्ड है मेरा परचेज बजट, थर्ड है मेरा परचेज बजट। अब परचेज बजट कहां से स्टार्ट होता है? क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस से। तो देखो मेरा जो प्रोडक्शन बजट है वो स्टार्ट होता है क्वांटिटी सोल्ड से, मेरा जो प्रोडक्शन बजट है वो स्टार्ट होता है मेरा क्वांटिटी सोल्ड से, मेरा जो परचेस बजट है वो मेरा स्टार्ट होता है क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस से। तो भाई कितना क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड है इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, ये हो जाता है कंजम्पशन। इधर आ जाता है मेरा कंजम्पशन बजट, इधर आ जाता है मेरा कंजम्पशन बजट। इसमें सेम चीज भाई, कितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें से कितना मेरा ओपनिंग स्टॉक है ऑफ रॉ मटेरियल, ये एड लेस करने के बाद मेरे को मिल जाता है क्वांटिटी टू बी परचेज्ड। आई होप लॉजिकली आपको समझ में आ गया होगा सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट एंड परचेज बजट, लेडीज एंड जेंटलमैन इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्लियर हो गया सेल्स बजट क्या होता है, प्रोडक्शन बजट क्या होता है, परचेज बजट क्या होता है? बोलो बोलो चल चल। तो परचेज बजट कहां से स्टार्ट होता है? क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई बाय हर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उससे मेरे को मिल जाता है कंजम्पशन बजट। उसमें मैं जब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट कर लेता हूं तो मेरे को मिल जाता है रॉ मटेरियल टू बी परचेज, ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना है तो उतना ऐड हो जाएगा, उसमें से मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है तो उतना लेस हो जाएगा, जो मेरे पास नेट बचेगा वो मेरा रॉ मटेरियल टू बी परचेज आ जाएगा। अभी क्लियर? अब पेपर पे पहले ये बनता है, बट प्रैक्टिकली जब मैं परचेज करने जाता हूं तो पहले मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं, उसके बाद मैं प्रोडक्शन करता हूं, उसके बाद मैं क्वांटिटी को मार्केट में सेल करता हूं। अभी क्लियर एवरीबॉडी? क्या आपको समझ में आ गया सेल्स बजट? यस सर, हमको समझ में आ गया सेल्स बजट। क्या आपको प्रोडक्शन बजट समझ में आ गया? क्या आपको परचेज बजट समझ में आ गया? क्या आपको कंजम्पशन बजट समझ में आ गया? कंजम्पशन बजट एकदम सिंपल, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट अपने को मिल जाता है परचेज बजट, कंजम्पशन बजट। गच्चा एवरीबॉडी। चलो भाई इसी बात पे अब अगर मैं ये यहाँ पे देखता हूं तो सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इज क्वार्टर वाइज सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एज फॉलोज। क्वार्टर 1 2 3 4 का सेल्स का यूनिट्स दिया हुआ है। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 6000 यूनिट्स एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 12250 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्वांटिटी टू बी सोल्ड मेरे पास यहाँ पे है। तो देखो क्वांटिटी सोल्ड कितना है? 30000 प्लस 37500 प्लस 41250 प्लस 45000, अगर मैं ऐड करता हूं तो आता है 153750 क्वांटिटी टू बी सोल्ड। तो कैन आई से इतना यूनिट्स तो मेरे को प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। बट सर ये इसके साथ साथ मेरी कंपनी का तो पॉलिसी है, मैं तो एक्स्ट्रा क्लोजिंग स्टॉक रखता ही हूं। भाई कितना क्लोजिंग स्टॉक रखने वाला है? तो मेंटेन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 12250 यूनिट्स का वो क्लोजिंग स्टॉक रखने वाला है। तो एट 12250 तो मेरे पास 1,66,000 का प्रोडक्शन चाहिए, बट उसमें से मेरे पास ऑलरेडी 6000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है। तो कैन आई से 1,60,000 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आ जाएगा मेरा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मेरे को ये समझ में आ जाता है अब कि मेरा प्रोडक्शन बजट कितना होने वाला है और क्या चाहिए लाइफ में। अभी अंडरस्टैंडिंग? यस सर, बिल्कुल क्लियर। सो अब फिर बोला है उन्होंने प्रोडक्शन पैटर्न ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। सो मेरे को Q1 में 80% सेल्स ऑफ द करंट क्वार्टर, सो 30,000 का 80% कितना होता है? तो सॉरी ये देखो ये मेरा इधर प्रोडक्शन बजट टोटल 1,60,000 भी आ गया। भाई क्या बोला है अभी ये लोग ने कि 80% करंट का बनाना है और 20% नेक्स्ट का बनाना है। सो नेक्स्ट मेरा कितना है? सॉरी क्या बोला है यहाँ पे? देखो 20% ऑफ द सेल्स ऑफ द
next quarter. So 80% of the sales of the current quarter and 20% sales of the next quarter. So 37,500 into 20% मेरा आ जाता है 7,500, तो आता है 31,500। फिर बाद में मेरा यहाँ पे Q2 में जाता हूं तो प्रोडक्शन है मेरा 30,000 एंड इसी के साथ मेरा आ जाता है 8250। तो नेक्स्ट मेरा जो भी सेल्स का है विच इज 41,250, तो 41,250 का 20% कितना होता है 8250। यहाँ पे 8250 ऐड हो जाएगा। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो ये करते करते अपने को प्रोडक्शन बजट मिल जाएगा। फिर बाद में अपन लोग क्या बनाएंगे, कंजम्पशन बजट। जो भी मेरा प्रोडक्शन है उसको मैं रॉ मटेरियल पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मेरा टोटल कंजम्पशन बजट मिल जाएगा। सो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इनटू रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि each unit of finished good requires 2 kg of raw material, each unit of finished good requires 2 kg of raw material, each unit of finished goods requires 2 kg of raw material। तो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिल जाएगा। इसमें अगेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग बैलेंस करोगे तो मटेरियल टू बी परचेज मिल जाएगा। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? और इसमें उन्होंने मटेरियल कितने में आ रहा है उसका भी वैल्यू दे दिया है, वो देखो 2 3 4, वो देखो 2 3 4 वो लोग ने उसका भी वैल्यू दे दिया है। तो अपने को रॉ मटेरियल का कितना वैल्यू है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? फिर बाद में यहाँ पे उन्होंने फीफो मेथड से इसको सॉल्व किया है जो अपन लोग ऑलरेडी मटेरियल में कर चुके हैं। सो आई होप आपको प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, वैल्यू सबका सब ये वाले क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ गया होगा। अगर आपको चाहिए 1 मिनट आप ले लो, फटाफट इसको ड्रॉ कर लो सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद द बजट्स लॉजिकली विद द एग्जांपल। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज कॉपी। चलो आई होप आपका इतना लिख के हो गया होगा। विद द फ्लो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सो मेन जो मेरे फ्लेक्सिबल बजट क्लियर, प्रोडक्शन बजट क्लियर, रॉ मटेरियल परचेज बजट क्लियर, कंजम्पशन बजट क्लियर, सेल्स बजट क्लियर। अब होता है अगर आपको चाहिए तो मैन पावर बजट। मैन पावर बजट भी बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे पूरा सम नहीं करेंगे बट इसमें जो मैन पावर बजट है वो मैं आपको बना के बता देता हूं। तो जो भी आपको प्रोडक्शन करना है, से फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन बजट के थ्रू प्रोडक्शन बजट आया 6220, फिर आप देखोगे कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स। तो 6220 इंटू 8 यहाँ पे आ जाता है 49,760। एंड वही प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को दो लेबरर लगता है, एक ए और एक बी। जो ए लेबरर है उसको 8 आवर्स और जो बी लेबरर है उसको 16 आवर्स। तो 6220 इंटू 16 इसको कहते हैं 99,520। समझ रहे हो? फिर बाद में मेरे को ये एमसीबी वाला प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 आवर्स 12 आवर्स, ये प्रोडक्ट बनाना है वो बनाने के लिए 4 आवर्स 8 आवर्स। ऐसे करते करते अपने को टोटल आवर्स मिल जाता है यहाँ पे 1,15,120 एंड 2,30,250। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो क्या समझ में आ गया आपको ये कि भाई कैसे बनता है आपका मैन पावर बजट? सो सिंपल है, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इनटू आवर्स रिक्वायर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर। सो अगर मेरे को मैन पावर बजट बनाना है, अगर मेरे को मैन पावर बजट बनाना है, अगर मेरे को मैन पावर बजट बनाना है, देन इन दैट केस एकदम सिंपल, क्या क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय क्या आवर्स, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय आवर्स रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोडक्ट, फॉर दैट प्रोडक्ट ऑफ दैट लेबरर, ऑफ दैट लेबरर। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो इसको कहते हैं मैन पावर बजट, इसको कहते हैं मैन पावर बजट। डन। चलो सो ये आ गया मेरा, इसी हिसाब से टोटल आवर्स आ गया। अब आपको जो भी उसके साथ खेलना है, वेज रेट पर मंथ आपको दे दिया है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स लग रहे हैं, कितना आवर्स लग रहा है, वो सब चीज आपको अब यहां से पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे ये वाले केस में आया है कि भाई टोटल जो मेरा ग्रेड ए है उसका टोटल आवर्स मेरा आ रहा है, ये करने के बाद, ये टोटल करने के बाद मेरा टोटल आवर्स आ रहा है 1,15,120, 1,15,120 आवर्स। एक लेबर कितना काम कर सकता है, तो यहाँ पे दिया है 200 आवर्स, हो सकता है 25 आवर्स। सो इंटू 8 आवर्स, सो 25 डेज सॉरी इंटू 8 आवर्स पर मंथ। भाई एक महीने में 25 दिन है, क्या बोला, एक महीने में 25 दिन है और एक दिन में 8 घंटा काम करता है वो, एक दिन में 8 घंटा काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं तो लिखता हूं 25 डेज इंटू 8 आवर्स पर डे। सो एक दिन में 8 घंटे हैं और एक दिन में सॉरी 25 दिन ऐसे में काम करने वाला हूं, तो टोटल 200 आवर्स एक आदमी काम करेगा, वन वर्कर पर मंथ काम करेगा। तो ऐसे अगर मेरे को मंथली
1,15,120 आवर्स चाहिए, मेरा एक वर्कर तो खाली 200 घंटे काम करने वाला है, तो इसका मतलब मेरे को टोटल कितने लेबरर्स की जरूरत पड़ेगी? कैन आई से मेरे को 576 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी? यस, मेरे को 576 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी पर मंथ। तो 576 वर्कर्स चाहिए पर मंथ इनटू ₹1000 पर मंथ मेरा लेबरर का चार्जेस है, वो पे कर दिया, मेरे को टोटल मिल जाएगा वेजेस पेबल, मेरे को मिल जाएगा टोटल वेजेस पेबल, मेरे को मिल जाएगा टोटल वेजेस पेबल 5,76,000 रुपीज, 5,76,000। इन द सेम वे भी अगर आपको जीबी का फाइंड करना है तो जीबी का टोटल आवर्स कितना है भी देखो, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो, वो लेवल पे आ गए भाई। टोटल कितना है? 2,30,240। तो ये मेरा टोटल आवर्स है। एक लेबरर 230 240, एक लेबरर कितना घंटा काम करता है? 200 घंटा काम करता है भाई। एक लेबरर 200 घंटा काम करता है, तो टोटल 1152 अपने को लेबरर चाहिए। एक लेबरर को अपन पे करने वाले 1000 पर मंथ, सो टोटल 11 लाख। इसको पे करने वाले अपन लोग 1800 से 800 रुपया, सो मल्टीप्लाई बाय 800 कर देंगे तो आता है 921,600। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो लेबर बजट, परचेज, कंजम्पशन, सब वाले बजट आपको समझ में आ गए होंगे। फिर बाद में आता है ये कैश बजट, इजी है बहुत। जो भी आपका कैश रिसिप्ट्स होगा, कैश रिसिप्ट्स, डेप्रिसिएशन नहीं, कैश रिसिप्ट्स और कैश पेबल्स, बस उसका आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, वो आ जाता है आपका कैश बजट। आई एम श्योर आप लोग को एसएफएम में भी, एफएम में भी होगा, वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। बट बेसिकली सिंपल लॉजिक यही है, जितना कैश इनफ्लो है, जितना कैश आउटफ्लो है, बस वही होता है आपका कैश बजट, एज सिंपल एज दैट। फिर बाद में ये मास्टर बजट, मास्टर बजट और मास्टर बजट कुछ नहीं है। मास्टर बजट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका इनकम स्टेटमेंट होता है ना, बस वही बजटेड इनकम स्टेटमेंट मेरा मास्टर बजट है। मतलब ये देखो, मेरा इधर सेल्स दिया है, तो दोनों जो भी मेरे प्रोडक्ट्स है उनका सेल्स दिया है, जो भी मेरे प्रोडक्ट्स है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका डायरेक्ट मटेरियल, उसका फैक्ट्री ओवरहेड, उसका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन कॉस्ट, यहां पे मेरा बच जाता है नेट प्रॉफिट। सो इसको कहते हैं अपन लोग मास्टर बजट या बजटेड इनकम स्टेटमेंट। फिर बाद में आता है मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग। ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तो बता देता हूं। जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब आप बेस से वापस से अपना बजट बना रहे हैं। यूजुअली कंपनीज क्या करती है, बजट बनाने के लिए लास्ट ईयर का बजट है, उस पर 10-20% एडलेस कर दो तो अपना ये साल का बजट बन जाएगा। बट जीरो बेस्ड बजटिंग बोलता है नहीं, आपको लास्ट ईयर का बजट देखना ही नहीं, आपको वापस से पूरा बेसिक से नया बजट बनाना है, उसको कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर बाद में है आपका परफॉर्मेंस बजटिंग एंड ऑल इज प्योर थ्योरी। एंड लास्ट में आ जाता है आपका रेशियोज। तो चलो अब बजट रेशियोज कर लेते हैं। काफी सिंपल है, इसमें मैं 3 मेजर रेशियोज बताऊंगा आपको। एक है एफिशिएंसी रेशियो, एक है कैपेसिटी रेशियो और एक है एक्टिविटी रेशियो। ये तीनों रेशियोज आपको समझना है, बाकी सब तो ठीक है। सो एक सबसे पहला एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला आपको आएगा, अगर आपने मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस किया हुआ है इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नहीं किया तो प्लीज कर लो। मैं आपको बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट के थ्रू आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेरा डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा। वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर में मैंने ना एक्सप्लेन किया है क्या होता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड आवर्स माइनस सॉरी एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स। ये एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है और यही बनता है मेरा रेशियो। सो इधर देख रहे हो आप, खाली मेरे को माइनस के जगह पे डिवाइड करना है, दैट्स इट, बन गया मेरा एफिशिएंसी रेशियो। वैसे ही मेरा है ना कैपेसिटी रेशियो, वैसे ही मेरा कैपेसिटी या रादर मैं बोलता हूं वेरिएंस का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। ये मेरा फॉर्मूला है फॉर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। बस इसी को यूज करके बन जाएगा मेरा कैपेसिटी रेशियो। सिर्फ इसमें याद रखना है अपने को, एक्चुअल आवर्स विल बी इन योर न्यूमरेटर, सो एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, ये बन जाता है आपका कैपेसिटी रेशियो। और लास्ट है मेरा एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो, इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। एक्चुअल आवर्स कैंसिल हो जाएंगे, एक्चुअल आवर्स मेरे कैंसिल हो जाएंगे एंड आई विल बी लेफ्ट विद स्टैंडर्ड आवर्स
फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। इसको बेसिकली मैं बोलूंगा कैपेसिटी एक्टिविटी रेशियो। सो क्या है मेरे तीन रेशियो? एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स की जगह पे डिवाइड कर देंगे। कैपेसिटी बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अभी मैं बोल रहा हूं ये जो फॉर्मूलाज है ये मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करवाया है, डिराइव करके करवाया है, बहुत इजीली आपको हो जाएगा। प्लीज डू दैट, वहां से ऑटोमेटिकली आपको बजटेड के रेशियोज, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो सब आपको मिल जाएगा। कैलेंडर रेशियो एकदम सिंपल है, कैलेंडर रिलेट्स टू डेज, वो भी आपको वहां से फॉर्मूला से मिल जाएगा। फॉर्मूला है बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट पर डे। सो यहां पे बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज के जगह पे यहां पे अपन लिख देंगे अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइड बाय बजटेड वर्किंग डेज। मतलब अगर मैं कैलेंडर वरायंस का फॉर्मूला देखूं तो बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज। अब यहां पे वही फॉर्मूला को मैं कैसे लिख सकता हूं? बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज की जगह पे बजटेड डेज डिवाइड बाय एक्चुअल डेज। बस यहां पे वो डिवाइड में पहले एक्चुअल डेज लिखना है, डिवाइड बाय बजटेड डेज, डिवाइड बाय बजटेड डेज। अभी क्लियर एवरीबॉडी? तो बन जाएगा मेरा कैलेंडर रेशियो। सो ये आपके रेशियोज है एंड उसी के बेसिस पे एक छोटा सा सम है यहाँ पे, बहुत बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है ना। देन इन दैट केस ये जो रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा ये चैप्टर जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जितने भी अपने बजट्स है, जितने भी अपने रेशियोज है, रेशियोज फटाफट एक बार देख लेंगे। मेरा सबसे पहला रेशियो है एफिशिएंसी रेशियो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। मेरा कैपेसिटी रेशियो है सेकंड बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स होता है फॉर्मूला कैपेसिटी फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का। बट अपन क्या करेंगे उसको खाली एक्चुअल और बजट को ऊपर नीचे कर देंगे, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। अगेन आई एम टेलिंग यू ये जो फॉर्मूलाज डिराइव हुआ है ये सब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस से डिराइव हुआ है, तो पहले वो समझ लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू, ये तो एकदम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या है? एक्टिविटी रेशियो का एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो, कैलेंडर रेशियो का फॉर्मूला आ जाएगा अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइड बाय बजटेड डेज। एंड इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा ये चैप्टर जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। डन। चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर में अपन लोग चल रहे हैं जिसका नाम है लेबर कॉस्टिंग। क्या आप तैयार हैं? तो चलो भाई, शुभ काम में देरी किस बात की। तो लेबर दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो जिस पे डायरेक्टली बोला है भाई तू प्रोडक्शन करेगा तेरे को वेज मिलेगा, तू हो गया डायरेक्ट लेबर। और सुपरवाइजरी स्टाफ जो यूजुअली होता है वो होता है इनडायरेक्ट लेबर। एनीवेज, तो अब अपने को समझना है कि क्या क्या एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट का पार्ट बनता है एंड वो अब अपन लोग समझते जा रहे हैं। ये सब पूरा हार्डकोर थियोरेटिकल पार्ट है जो आपके मॉड्यूल में आप देख रहे हो। कैन कम फॉर एग्जामिनेशन मैकेनिकल या ऑटोमेटेड मेथड्स ऑफ लेबर कॉस्टिंग, तो आप एक बार बराबर से इसको कर लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, राइट? चलो, सो ऑन दैट नोट अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आएगा लेबर के ओवरऑल कॉस्ट में। सो लेबर के कॉस्ट में सब इंक्लूडेड होता है, आपका बेसिक पे, आपका डियरनेस अलाउंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, बोनस, अदर अलाउंसेस। सिर्फ ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं। सो ये बहुत ही क्रूशियल एडजस्टमेंट्स होते हैं एंड उसी से अपन लोग जब वो इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट या इफेक्टिव आवर्ली रेट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो याद रखना कि लेबर के कॉस्ट में बेसिक, डीए, ग्रेचुइटी, सब जितने भी ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट जो प्रोविडेंट फंड वाले हैं ना, वो उसको क्या कैसे ट्रीट करना है वो मैं बताता हूं। सो लेबर इंक्लूड्स, क्या करता है? लेबर इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट्स एक्सेप्ट, अब पीएफ और ईएसएसआई का क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। चलो आओ। सो जब मैं ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट करता हूं ना, जब मैं ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट करता हूं तो मेरा ये जो ग्रॉस वेजेस है इसमें मेरा बेसिक डीए, पीए, सीए सब आ जाता है, बोनस, अदर अलाउंसेस। अब अदर अलाउंसेस मतलब आप समझ जाओ इसके अंदर सब आ गया, तो ये हो गया। बट याद रखना अब इसके अंदर ये जो मेरा ग्रॉस वेजेस है, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड क्या होगा? और
दो चीजें हो जाती है ऐड। एक होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और दूसरा होता है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। दोनों का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। एक होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एसिक बेसिक सब इसमें आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि समझो आपका 10,000 रुपीज का बेसिक है सैलरी आपका, उसमें से 1,000 आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट एम्प्लॉइज पीएफ, इसको आप बोल सकते हो, ये डिडक्ट हो जाता है, ये 1,000 रुपीज आपका डिडक्ट हो जाता है और 9,000 देना है। ये जो 1,000 रुपीज का पीएफ डिडक्ट हुआ है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ये आप ही के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। जब आप रिटायर हो गए या फ्यूचर में, इट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट बेनिफिट, फ्यूचर में जब आप रिटायर होने वाले होंगे तब ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो हो सकता है हाल फिलहाल आपको 9,000 रुपीज ही आपके जेब में आए, 1,000 रुपीज जो है वो आपके रिटायरमेंट पे आपको मिल जाएगा। दूसरा होता है एम्प्लॉयर पीएफ, मतलब जो एम्प्लॉयर अपने जेब से ओवर एंड एडिशनली, यहां पे ये जो सैलरी है ना 10,000 का, इसमें मेरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंक्लूडेड है मेरे भाई, बट जो मेरा सैलरी है ना 10,000 का, उसमें अलग से एम्प्लॉयर खुद से एट्रीब्यूट करता है वही सेम अमाउंट, वही सेम अमाउंट, और वो भी आपके यही अकाउंट में जाता है जो आप रिटायर होने के बाद मिलता है आपको। बट ये तो आपको अभी ये है ही नहीं आपका, अभी ये आपको कब मिलेगा, सेम रिटायरमेंट होने के बाद। सो कंपनी के नजरिए से अगर देखते हो देन इन दैट केस ये एक एडिशनल कॉस्ट आ जाता है, ये एक एडिशनल कॉस्ट आ जाता है कंपनी को, कॉल्ड एज एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। समझे क्या भाई? तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे ये जो आपको अदर अलावेंसेस दिख रहा है ना, इसमें ऐड हो जाता है एम्प्लॉई, क्या बोला, इसमें ऐड हो जाता है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, एंड ये ऐड होने के बाद बनता है, इसको कहते हैं ग्रॉस वेजेस। अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कैलकुलेट द नेट वेजेस, कैलकुलेट द नेट वेजेस, देन इन दैट केस नेट वेजेस इज बेसिकली ग्रॉस वेजेस, जिसमें मेरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी एडेड था, लेस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है ना वो माइनस हो जाएगा अगर, तो दैट इज कॉल्ड एज नेट वेजेस, फिर इसको कहेंगे अपन नेट वेजेस। समझ गए? चलो इसके बाद एक होता है कॉस्ट टू द कंपनी, लेबर कॉस्ट टू द कंपनी। ध्यान से समझना ये क्या है, लेबर कॉस्ट टू द कंपनी। लेबर कॉस्ट टू द कंपनी मतलब कंपनी को लेबर का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, कंपनी को लेबर का क्या कॉस्ट पड़ रहा है। मतलब देखो ग्रॉस वेजेस आ जाएगा इसमें, चाहिए तो आपको मैं ऐसे कर देता हूं, नेट वेजेस से स्टार्ट करते हैं। तो नेट वेजेस में अपन लोग ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को माइनस कर दिया है तो उसको भी चलो ऐड कर दो। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को मैंने अगर ऐड कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा ग्रॉस वेजेस। ये ग्रॉस वेजेस में जब मैं एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो वो 1,000 रुपया भी भरना है ना भाई, एम्प्लॉयर के लिए तो टोटल 11,000 रुपए का खर्चा हो गया ये वाले एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड जब ऐड हो जाता है then in that case it is called as labor cost to the company, it is called as labor cost to the company। are we clear everybody? so ये labor cost to the company इधर आ जाता है। समझ? are we clear everybody? so net wages, add employee provident fund, gross wages हो गया, add employer provident fund, labor cost to the company हो गया। अब देख लो, आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है, नेट वेजेस पूछा है विदाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, विदाउट एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड सब ऐड कर दो। ग्रॉस वेजेस पूछा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऐड कर दो। लेबर कॉस्ट टू द कंपनी पूछा है, फिर बाद में एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड भी ऐड कर दो। सिंपल हो गया आपके लिए काम पूरा। अब आप पूछोगे आर्ली रेट कैसे निकालना है, तो आर्ली रेट निकालते हैं लेबर कॉस्ट टू द कंपनी डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स। सर इफेक्टिव आवर्स क्या होता है? सो जब लेबर कॉस्ट टू द कंपनी डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स आता है ना, that basically is called as that basically is called as your effective hourly rate। इसको क्या कहते हैं प्यार से, इसको कहते हैं effective hourly rate, इसको कहते हैं effective hourly rate। अब आप पूछेंगे सर इफेक्टिव आवर्स क्या होता है, तो चलो आओ आपको इफेक्टिव आवर्स क्या होता है वो भी समझाई देते हैं भाई। आओ हाँ, इफेक्टिव आवर्स क्या होता है वो अभी आपको मैं समझा देता हूं। एक होता है, ये देखो ये इफेक्टिव आवर्स, एक होता है ग्रॉस आवर्स
और ये ग्रॉस आवर्स में से जब मैं नॉर्मल आइडल टाइम माइनस करना अलाउड है टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट इफेक्टिव आवर्स। नॉर्मल आइडल टाइम जब मैं माइनस कर देता हूं तो ग्रॉस आवर्स है मेरे पास, उसमें से मैं नॉर्मल आइडल टाइम जब माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा इफेक्टिव आवर्स। समझे क्या? सो इन शॉर्ट इफेक्टिव आवर्स अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं देखूंगा भाई कि आवर्स पर डे कितना वो काम कर रहा है। से फॉर एग्जांपल 8 डेज के लिए 8 आवर्स के लिए काम कर रहा है इनटू से डेज पर मंथ, अगर मंथली बेसिस पे मैं निकाल रहा हूं तो डेज पर मंथ से 25 डेज पर मंथ है। सो टोटल मंथली आवर्स कितना हो गया 25 इंटू 8, मतलब कहना इससे 200 आवर्स हो गया। इसमें से नॉर्मल आपको एग्जाम में दोनों देगा वो कंफ्यूज करने के लिए। एग्जामिनर तो शान है, उसको तो पता है आपकी दुखती रख के भाई आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज कर दिया आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा चल भाई नॉर्मल आइडल टाइम इसको डाल देता हूं, समझो नॉर्मल आइडल टाइम है 20 आवर्स, देन इन दैट केस बचेगा कितना अपने पास 180 आवर्स, ये हो जाएगा इफेक्टिव आवर्स। याद रखना इफेक्टिव आवर्स कैलकुलेट करते वक्त अब नॉर्मल आइडल टाइम माइनस नहीं करते हैं, ये करते वक्त अब नॉर्मल आप आइडल टाइम नहीं माइनस करते हैं। सो डू नॉट, या रादर इसको बोल देता हूं मैं, इग्नोर द abnormal idle time, ignore the abnormal idle time when calculating effective hourly rate, कैलकुलेटिंग इफेक्टिव आवर्स। तो क्या आपको ये सब समझ में आ गया बच्चा? डन। सो ये एक आपका मेजर पार्ट था जिसमें पे देखो अभी आपको ये इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एक्स फाइंड करना है। तो इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट जब फाइंड करना है तो लेबर कॉस्ट टू द कंपनी, मतलब सारे कॉस्ट इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड फलाना ढिंकना सब ऐड हो जाएगा। सो अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अदर अलाउंसेस सब ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। ये देखो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स के लिए क्या बोला है, एनुअल वर्किंग आवर्स लेस योर नॉर्मल आइडल टाइम। भाई बिंदास नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस कर, जो आपके पास बच गया दैट विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव आवर्स। ए अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। चलो सो 2400 आवर्स पर एनम, ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। राइट, क्वेश्चन हो सकता है आपको आइडल टाइम भी दे दे, बट आपको ध्यान रखना है यस मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? सो आइडल टाइम कोई भी होने दो, नॉर्मल होगा माइनस करो, अब नॉर्मल होगा इग्नोर करो, एज सिंपल एज दैट। बाकी मैंने आप लोग को बता दिया है कि ये सब चीजों का क्या इंपैक्ट आएगा, ऑल ऑफ दिस इज टेकन केयर ऑफ। ये एक अपन लोग ने सम भी कर लिया, सो उससे भी आई होप आप लोग को क्लैरिटी आ गया होगा। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो ही इज अलाउड टू टेक 30 मिनट्स ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग हिज शिफ्ट आवर्स एंड 10 मिनट्स रिसेस फॉर रेस्ट अलाउड है। तो ये क्या है आपका नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब बेसिकली वो नॉर्मल आइडल टाइम मतलब वो टाइम जो एक्सपेक्टेड है कि उतना टाइम वेस्ट जाने वाला है, मतलब वो खाना खाने के लिए आधा घंटा यूज करने ही वाला है। भाई कुछ भी कर ले तुम उसको रोक नहीं सकता, एक्सपेक्टेड है वो, समझ रहे हो। बट अगर वो कुछ और टाइम पास कर रहा है, फोन पे टाइम पास कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, दैट इज योर अबनॉर्मल आइडल टाइम। उसके लिए कस्टमर बोलेगा मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तुम्हारा जो भी अबनॉर्मल टाइम आइडल टाइम हुआ है उसको तुम पीएनएल अपने कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज करो और खुद उस कॉस्ट को बेयर करो। समझ में आ गया वो लॉजिक मैंने बताया था ना मटेरियल कॉस्ट के टाइम पे, नॉर्मल अबनॉर्मल का वो लॉजिक वही कंटिन्यू होगा। समझ गए? गॉचा, डन। यस चल डन। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर बाद में कॉन्सेप्ट आता है ओवर टाइम पेमेंट का। सो ओवर टाइम का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, से फॉर एग्जांपल अगर आपने आपका नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग्स है, से कॉन्सेप्ट अपना है ओवर टाइम का। समझो आपका नॉर्मल ऑफिस टाइम है 10 AM टू 6 PM, तो 8 आवर्स हुआ। बट आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो हो सकता है कि आपको 8 PM तक काम करना पड़े। तो ये जो 2 आवर्स आपने एक्स्ट्रा काम किया है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। समझो चलो ये आपका इधर ले लेते अपन लोग 10 टू 7 PM ऑफिशियल आपका से वर्किंग आवर्स है।
ठीक है, नैन आपको आपके बॉस ने बोला कि चल भाई आज 9 बजे तक काम कर, तो 2 घंटा जो ये आपने एक्स्ट्रा काम किया है, ये 2 घंटे का आपको नॉर्मल रेट तो जो मिलना है वो तो मिलने ही वाला है, मल्टीप्लाई बाय से ट्वाइस, कभी कभी होता है यूजुअली ट्वाइस आपको हो सकता है ओवर टाइम मिल जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है ना, ये जो 2 घंटे का ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, इसको कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम, इसको कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। तो इधर देखो, पे वेजेस पेड फॉर नॉर्मल टाइम एट नॉर्मल वर्क प्लस प्रीमियम या एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर ओवर टाइम वर्क, तो जो भी ओवर टाइम वर्क के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम, राइट। चलो यहाँ पे एज पर फैक्ट्रीज एक्ट अगर अपन लोग देखते हैं, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ओवर टाइम को किस रेट से पे करना है या ओवर टाइम कितने आवर से ज्यादा का पे करना है, तो बाय डिफॉल्ट आपको फैक्ट्री एक्ट वाला लेना है, विच इज 9 आवर्स per week, sorry, per day. So for more than 9 hours in any day, 48 hours in any week, and twice his ordinary rate of wages. क्या बोला? Twice his ordinary rate of wages के हिसाब से आपको ओवर टाइम पे करना होता है, राइट। सो ध्यान में रखना ये वाली चीज। अब इसमें है ना 2 मेजर पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर आप नॉर्मली आपका ओवर टाइम कर रहे हो कि भाई चल ना हमारे को तो आदत ही है, देन इन दैट केस आपको है ना एक इफेक्टिव आर्ली रेट कैलकुलेट करना होता है, एंड ये इफेक्टिव आर्ली रेट के हिसाब से आप चार्ज करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा और वो आपके थ्योरी के लिए भी आ सकता है। हाँ, ये वो क्वेश्चन है बेसिकली, जहां पे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझाता हूं। ये वाला एक क्वेश्चन है जिसमें एनुअल वेजेस दिया है और जिसमें बोला है कि भाई ओवर टाइम कर रहे हो तो क्या सिनारियो होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझो अगर आप का ये है बेसिक वेज रेट है 100 पर आवर, एंड यहाँ पे ओवर टाइम क्या बोला है, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अलावा अगर आपने काम किया तो 175% के रेट के हिसाब से पे करना है। सो नॉर्मल रेट कितना है, 100 पर आवर। फिर बाद में क्या बोला है, अगर वीकडे पे ओवर टाइम कर रहे हो, अगर वीकडे पे ओवर टाइम कर रहे हो, देन इन दैट केस 175% ऑफ बेसिक वेज रेट, क्या 175% ऑफ बेसिक वेज रेट, तो कितना हो जाएगा, करेक्ट 175 पर आवर। तो वीकडे पे जो भी ओवर टाइम कर रहे हो उसके लिए 175 पर आवर पे करने को मिलेगा। संडेज एंड हॉलीडेज के दिन पे 225। तो अगर संडे है या समझो पब्लिक गवर्नमेंट हॉलीडे है, जैसे से फॉर एग्जांपल 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ऐसा कोई दिन है पब्लिक हॉलीडे वाला, then 225% of 100 which is 225 पर आर के हिसाब से आपको पे करना है। क्लियर हो गया। अब ये आपका जनरल सिनारियो है। अब उन्होंने एक क्वेश्चन में दिया है कि भाई देखो 1 लाख आवर्स नॉर्मल टाइम है हमारा और 20,000 आवर्स हम वीकडे पे ओवर टाइम कर रहे हैं एंड 5,000 आवर्स हम वीक एंड पे जैसे संडे या फिर अदर हॉलीडेज के दिन पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ओवर टाइम पे हो रहा है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके लिए 2 टाइप है। एक, अगर आप रेगुलरली, आपका आदत ही है ओवर टाइम करने का, आपका आदत ही है, तो आप उसको एज अ वेज रेट का पार्ट ही मान लोगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको बताता हूं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सो अगर अभी यहां पे अपने यही वाले एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूं, देन इन दैट केस मेरा कितना है, नॉर्मल 1 लाख आवर्स है। सो मैं इधर बोलूंगा भाई ये 1 लाख आवर्स है इनटू 100 का नॉर्मल रेट, तो 1 लाख इंटू 100 कितना हो गया, ये हो गया 100 लैक्स, बराबर है। और अब आपका ओटी, वीक डे का ओटी उसका क्या रेट है, सो वो है 175% ऑफ बेसिक रेट, तो ये 175 पर आवर हो गया। और ये संडे का 225 पर आवर हो गया। अब ये कितने टाइम के लिए अपन लोग काम कर रहे हैं, 20,000 आवर्स, 5,000 आवर्स। सो इधर मैं बोलता हूं भाई 20,000 इंटू 175 एंड 5,000 इंटू 225। अब ध्यान से समझना, 20,000 इंटू 175 में करता हूं तो आता है 35 लाख, बराबर है। एंड 5,000 इंटू 225 करता हूं तो आता है 11,25,000। टोटल कितना कॉस्ट हो गया, तो टोटल कॉस्ट हो जाता है आपका 100 लैक्स प्लस 35 लैक्स प्लस 11,25,000। सो ये आ जाता है आपका 14,60
1,46,25,000 ये आपका टोटल कॉस्ट है। अब अगर आप रेगुलरली कर रहे हो कि भाई हमारे को आदत ही है, देन इन दैट केस आप इसको डिवाइड कर लोगे, टोटल आवर्स के साथ, इसमें आता है आपका 1,20,000 प्लस 5,000 विच इज 1,25,000 एंड अपने को मिल जाता है इफेक्टिव अर्ली रेट। सो 1,46,25,000 डिवाइड बाय 1,25,000 तो 117 ही आपका नॉर्मल रेट ही बन जाएगा भाई। 117 के हिसाब से ही पे करना है। ये देखो ये आपका नॉर्मल इफेक्टिव अर्ली रेट ही बन गया है कि भाई जो भी ओवर टाइम का कॉस्ट है उसको भी ऐड कर दे, जो भी ओवर टाइम का आवर्स है उसको भी डिवाइड करने के लिए ऐड कर दे, तो वो तेरा रेगुलर का रेट ही बन जाएगा। अब अगर तूने 1125 आवर्स काम किया है भाई, अपना तो रेट ही बन गया है 117, उसमें अपने को फिर बाइफरकेशन चाहिए ही नहीं कि इसमें ओवर टाइम कितना, इसमें नॉन ओवर टाइम कितना, वीकडे का वीकेंड का, नहीं, हम लोग ने इफेक्टिव रेट ही फाइंड कर लिया है, वो हम लोग चार्ज कर देंगे अगर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली, गारंटीड। ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, प्लीज प्रॉपरली इसको समझ लेना। दूसरा तरीका है कि भाई इरेगुलरली, मतलब कभी कभार है, तो अगर कभी कभार हुआ। और तीसरा तरीका है कि अपने को कस्टमर ने बोला है कि नहीं नहीं भाई हमारे को है ना एकदम अर्जेंटली चाहिए, तो कस्टमर ने बोला है तो स्पेसिफिक केस हुआ। या दूसरा, ये जो सेकंड एंड थर्ड केस है ना वो सेम है, क्या कि इरेगुलरली, मतलब कभी कभार अगर अपने से काम रह गया तो अपने को ओवर टाइम करने की जरूरत पड़ेगी, या स्पेसिफिकली कस्टमर बोल रहा है कि नहीं नहीं यार मेरे को यार ये अर्जेंट में चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये दोनों केस हुए, कौन से दोनों केस हुए, देखो 3 केस हो सकते हैं। पहला है कि भाई रेगुलरली हो गया तो टोटल कर लो ऑफ ऑल लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम डिवाइड बाय ओवर टाइम आवर्स प्लस नॉर्मल आवर्स, बस ये आपका इफेक्टिव रेट ही बन गया। अब जितना भी आवर्स काम किया हो उसमें देखो ही मत कितना ओवर टाइम, कितना नॉर्मल ओवर टाइम, कितना संडे का ओवर टाइम, फलाना ढिंकना देखने की जरूरत नहीं है। पर बाकी जो दोनों केस है विच इज कि भाई अगर इरेगुलर सिनारियो हुआ, या फिर अगर कोई कस्टमर स्पेसिफिक केस हुआ, देन इन दैट केस अगर आपका इरेगुलर या कस्टमर स्पेसिफिक केस होता है, देन इन दैट केस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर आपको अलग से वो कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। सो एक आपका 100 आवर्स का नॉर्मल हो जाएगा जो आप नॉर्मल रेट पे कर रहे हो, विच इज 100 पर आवर, सो ये 100 आवर्स एट द रेट 100 पर आवर के हिसाब से आपने नॉर्मल पे किया। बाकी का जो है वो ओवर टाइम में चले जाएगा। सो मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन दिस केस क्या करते हैं। एक होता है कि भाई जो नॉर्मल रेट से, तो जितना भी मेरा आवर्स है उसको नॉर्मल रेट से तो पे करना ही है। टोटल आवर्स कितना है पता है, 1125। अपना ये एग्जांपल है, इसमें टोटल आवर्स देखो कितना है, नॉर्मल 1000। ये क्वेश्चन देखो, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन देखोगे तो 1000 नॉर्मल आवर्स है, 100 ओवर टाइम वीकडे का, 25 ओवर टाइम वीकेंड का, तो टोटल तीनों को मिला के कितना आवर्स बना, 1125। तो ये जो 1125 आया है ना, इसको एक तो अपने को नॉर्मल रेट से देना ही है, तो 1125 इंटू 100 कितना होता है बेटा, 1125 इंटू 100 बन जाता है ₹1,12,500, ये हो गया नॉर्मल। और इसी के साथ में जो मेरा ओवर टाइम होता है, वाला होता है, वो क्या होगा उसको मेरे को अलग से दिखाना है, जो वीकडे वाला है और जो मेरा संडे वाला है। वीकडे वाला कितना है भाई, मेरा वीकडे वाला कितना आवर्स है बोलो, 100 आवर्स है, और ये 25 है। तो ये जो मेरा इधर 100 आवर्स है इसको मैं 75 देगा तो 7,500, एंड यहाँ पे ये जो मेरा वीकडे वाला है वो कितना है, वो 25 आवर्स है, तो वो उसको मैं देगा 225, क्योंकि उतना ही है ना, एक्स्ट्रा 125, सॉरी मेरे को एक्स्ट्रा पे करना है, तो इसका 125 इधर आ जाएगा, 125 आ जाएगा। सो 25 इंटू 125 ये हो जाता है 3125। सो आपका ओवर टाइम प्रीमियम का पार्ट कितना हो जाएगा, 7,500 प्लस 3125, ओवर टाइम प्रीमियम का पार्ट हो जाएगा आपका 10,625, एंड नॉर्मल आपको 1,12,500 का जो है वो तो होने ही वाला है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? ये देखो 10,625 ये आपका चार्ज हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में एज ओवर टाइम प्रीमियम, यहाँ पे भी वही ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज हो जाएगा आपका ये 10,625। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था,
इसी के साथ ओवर टाइम वाला पार्ट कंप्लीट, नॉर्मल आइडल टाइम, अबनॉर्मल आइडल टाइम कंप्लीट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में क्या आपको ट्रीटमेंट करना है वो वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है एंड समझ में आ गया होगा। अब है सिस्टम ऑफ पेमेंट इंसेंटिव, इसमें ग्रुप इंसेंटिव स्कीम वो सब तो निकल गया है, पहले हुआ करता था फ्रेडरिक मेरिक टेलर वो सब, बट अभी वो सब कुछ भी नहीं है। चलो पहला अभी अपने को इसमें सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट में, सो अपन लोग समझ रहे हो ना, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला क्लियर हो गया, दूसरा आ सकता है इम्पैक्ट नॉर्मल आइडल टाइम, अब नॉर्मल आइडल टाइम क्लियर हो गया, फिर आ सकता है ओवर टाइम एंड उसका ट्रीटमेंट, वो वाला पार्ट हो गया। अब अपन लोग आ रहे हैं पेमेंट ऑफ डिफरेंट रेट वेजेस पेमेंट का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। पहला है मेरा टाइम बेस्ड सिस्टम, जिसमें है पहला स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, एकदम सिंपल, तेरे को 1 घंटे का 1000 रुपया मिलेगा, 10 घंटा काम किया 10,000 रुपया लेके जा, 5 घंटा काम किया 5,000 रुपया लेके जा, नो टेंशन। सो टाइम वर्क आवर्स में अगर है तो, अगर डेज में भाई एक दिन का 500 रुपया देगा, 10 दिन काम किया 5,000 लेके जा, एक महीने का 1,000 रुपया देगा। सो ये सब क्या है, टाइम बेस्ड स्ट्रेट रेट सिस्टम, टाइम बेस्ड स्ट्रेट रेट सिस्टम, एकदम क्लियर। जो भी रेट सेट किया है आर्ली डेली मंथली, जो भी रेट सेट किया है आर्ली मंथली डेली, वो रेट इनटू जो भी आपका यहाँ पे टाइम वर्क होने वाला है आवर्स डेज मंथ, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ गया। दूसरा होता है पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम में आता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। सो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम जो है उसके लिए क्या अपन लोग करेंगे, जितना नंबर ऑफ यूनिट्स पीस बनाए, वो क्या था टाइम, आर्ली रेट होगा, डेली रेट होगा, मंथली रेट होगा, जो तेरे साथ डिसाइड किया, इनटू जो भी नंबर ऑफ आवर्स है, जो भी नंबर ऑफ डेज है, जो भी नंबर ऑफ मंथ्स है, सिंपल। बट ये पीस रेट है, पीस रेट मतलब क्या होता है, इसमें डिपेंडेंसी होता है यूनिट्स के ऊपर। भाई तूने 1 यूनिट बनाया तेरे को 100 रुपया, तूने 10 यूनिट बनाया, समझ रहे, 1 यूनिट बनाया 100 रुपया, तूने 10 यूनिट बनाया 1,000 रुपया, तूने 500 यूनिट बनाया 5,000 रुपया। समझ गुड, अभी क्लियर एवरीबॉडी। सो वेजेस अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर है, वेजेस अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर है, मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज पीस रेट सिस्टम। अब यही सिस्टम्स में उन्होंने बोला कि चलो भाई थोड़ा मोटिवेशन देते हैं, तो मोटिवेशन देने के लिए क्या होता है, मोटिवेशन कैसे देते हो, करेक्ट, बोनस देके। तो अगर आपने अपने टीम को, स्टाफ को बोनस दिया, देन इन दैट केस वो मोटिवेट हो जाएंगे और काम करने के लिए। तो वो बोलते हैं ना, बोनस के लिए 2 तरीके निकाले, एक तरीके को बोला गया हाल से, दूसरे तरीके को गया रोवन, एक तरीके को बोला गया हाल से, दूसरे तरीके को बोला गया रोवन। तो एक होता है हाल से प्रीमियम प्लान एंड दूसरा होता है रोवन प्रीमियम प्लान। हाल से प्लान में क्या है, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। सर कुछ नहीं समझा, मैं आपको बताता हूं। तो से यहां पे टाइम बेस्ड बोनस के लिए आपके 2 तरीके निकाले गए, एक को निकाला गया हाल से। हाल से भाई क्या बोलता है, हाल से भाई क्या बोलता है कि जितना भी आपका नॉर्मल वेज रेट है वो कितना होगा, से फॉर एग्जांपल भाई तेरे को बोला है से तू जितना भी टाइम लेगा उतना तेरे को वेज रेट मिलेगा। तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आर ले लेता हूं मैं इसको, या रेट जो भी आपका टाइम रेट रहेगा, चलो इधर वर्ड यूज करते हैं अपन लोग टाइम रेट। सो समझो टाइम टेकन आवर्स में तो रेट पर, टाइम टेकन डेज में तो रेट पर डे, जो भी आपका टाइम रेट डिसाइड हुआ है वो। तो ये हो गया मेरा हाल से। बट ये तो मेरा नॉर्मल, मैं उसको देने ही वाला हूं, उसमें उसको बोनस कब मिलेगा, बोनस तब मिलेगा जब उसने कुछ टाइम सेव किया हो, जब उसने कुछ टाइम सेव किया हो। तो जितना भी तू टाइम सेव करेगा उसका 50% वो तेरे को दे देगा, उसका 50% तेरे को दे देगा। सो जितना भी तू टाइम सेव करेगा इनटू 50%, उसका जितना भी टाइम सेविंग हुआ है उसका 50% इनटू टाइम रेट तेरे को दे देगा भाई, मैं एज अ बोनस, जा जी ले अपने जिंदगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तेरे को दिया है 10 आवर्स, ठीक है, एंड तूने काम किया 8 आवर्स के अंदर, देन इन दैट केस तो तूने 8 आवर्स का काम किया और मैं समझो फॉर एग्जांपल तेरे को देता हूं रेट ₹10 पर आवर, सॉरी ₹50 पर आवर के हिसाब से मैं पे कर रहा हूं, ₹50 पर आवर के हिसाब से मैं पे कर रहा हूं। अब यहां पे हेल्थ से क्या बोलता है कि भाई देखो टोटल टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है 8 आवर्स, भाई 8 घंटा काम किया, इनटू टाइम रेट है 50 पर आवर, प्लस टाइम सेव कितना किया, भाई तुम्हारे को काम करने के लिए 8-10 घंटा दिया था, बट सर मैंने तो है ना देखो 2 घंटे में 2 घंटा बचा लिया सर, 8 घंटे में कर लिया, 2 घंटा तूने सेव किया, उसका 50% कितना होता है, उसका हम लोग तेरे को बोनस दे देंगे, इनटू टाइम रेट कितना है 50 पर आवर। समझे क्या? सो ये 400
प्लस तूने भाई जितना भी सेविंग्स किया है 2 आवर्स का इंटू 50%, 1 आवर इंटू 50, तो प्लस 50, तेरे को 450 रुपीज मिल जाएगा हेल्से में। अभी क्लियर एवरीबॉडी? तो जितना भी तूने टाइम सेव किया है, टाइम सेव्ड क्या होता है? जो भी मेरे को टाइम अलाउड होता है और जो भी मैंने टाइम टेकन है। टाइम अलाउ तेरे को कितना किया और उसमें से टाइम टेकन कितना है, वो मेरा टाइम सेव्ड हो जाएगा, बराबर कि नहीं? टाइम अलाउड से फॉर एग्जांपल एग्जाम में या मम्मी ने तेरे को बोला कि बेटा तू अगर ये काम 5 घंटे में कर देगा, पूरे घर की सफाई करनी है बेटा, पूरे घर की सफाई 5 घंटे में कर देगा, मैं तेरे को 50 रुपए पर आवर के हिसाब से दूंगी। बट अगर तूने जल्दी कर दिया तो तेरे को कुछ बोनस मिलेगा। आपने एकदम फटाफट करते हुए 4 आवर्स में पूरा काम कर दिया, तो आपने टाइम अलाउड कितना था? 5 आवर्स। टाइम टेकन कितना है आपका? 4 आवर्स। तो कहना इसे आपने टाइम सेव कितना किया? 1 आवर का किया। अभी अंडरस्टैंडिंग? तो वो 1 आवर का जो आपने टाइम सेव किया है उसमें से 50% कंपनी बोलता है हम रखेंगे और 50% बोनस एम्प्लॉय को दे देंगे। 50% हम रखेंगे, 50% एम्प्लॉय को दे देंगे। इसको कहते हैं हेल्से प्लान। चलो क्लियर? अब इसी का दूसरा फेज है रोवन प्लान। इसी का देखो ये रहा आपका यहाँ पे हेल्से प्लान। अब इसी का भाई है रोवन प्लान, एकदम सिंपल है वो भी। वो बोलता है भाई कितना टाइम लिया आप तुमने और कितना तुम लोग को हम रेट पर आर पे कर रहे हैं, बराबर है? ये तो आपको पे करना ही है, प्लस वापस से इसी को ऐड कर दो, टाइम टेकन इनटू रेट पर आर। बट वो बोलते हैं कि यहां पे अब आपको एक रेशियो लेना पड़ेगा। कौन सा रेशियो? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। कितना टाइम दिया था और उसके कंपैरिजन में आपने कितना टाइम सेव किया है, वो रेशियो के हिसाब से आपको हम बोनस देंगे। तो मतलब अगर समझो आपको टाइम अलाउड दिया है, समझो आपको टाइम अलाउड दिया है 100 यूनिट्स बनाने के लिए 175 आवर्स, ठीक है? आपने टाइम टेकन लिया है से आपने बनाया 125 यूनिट्स एंड आपने लिया से 190 आवर्स। तो अब कोई भी क्या बोलेगा कि सर आपको टाइम अलाउड था 175, आपने टाइम टेकन लिया 190 आवर्स, तो आपने ज्यादा टाइम ले लिया है। गलत जवाब। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने तो 175 आवर्स दिया था 100 यूनिट्स के लिए, बट ये इसने तो 125 यूनिट्स बनाया है। तो वो जो टाइम अलाउड है ना, वो टाइम अलाउड कभी भी याद रखना शुड बी फॉर द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स जिसके लिए आपने टाइम टेकन लिया है। मतलब आपने टाइम टेकन 100 यूनिट्स का लिया है ना बेटा, अरे सॉरी टाइम, हाँ टाइम टेकन 125 यूनिट्स का है ना, तो टाइम टेकन 125 यूनिट्स के लिए 190 है, तो 125 यूनिट्स के लिए आपका टाइम अलाउड कितना था वो निकालना इधर। तो टाइम अलाउड कितना था, तो अपन बोलेंगे भाई 100 यूनिट्स के लिए 175 आवर्स दिया, तो 125 यूनिट्स के लिए कितना होगा, तो 125 इंटू 175 डिवाइड बाय 100, ये आ जाता है 218.75। तो अब इसको राउंड ऑफ कर देंगे अपन, सो 219 आवर्स होना चाहिए इफेक्टिवली 125 यूनिट्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है और फिर बाद में स्यापा करके आ जाते हैं। प्लीज आप मत करना। टाइम अलाउड 100 यूनिट्स का और टाइम टेकन 125 यूनिट्स का, बहुत ना इंसाफी है। ये तो गलत बात हो गई ना, कि मतलब एक तरफ आप टाइम अलाउड रख रहे हो 100 यूनिट्स के हिसाब से और टाइम टेकन दे रहे हो, और नहीं मतलब आपको बोला कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा और आपको उसके लिए 175 मिनट्स देंगे। अब आपको समझेगा, देखना, आपको बोला 100 मिनट्स का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर 175 मिनट्स आपको देंगे और एग्जाम में आ गया 125 मार्क्स का पेपर, तो भी आप वही एक्सपेक्ट करोगे क्या कि 175 आवर्स ही आपको दे? नहीं ना, 100 मार्क्स के लिए 175 आवर्स देने वाले थे, 175 मिनट्स देने वाले थे, तो 125 मार्क्स का आया है, तो कितना टाइम दोगे? 219। अब उसमें से मैंने टाइम टेकन कितना लिया है? 190। अब ये दोनों कंपेरेबल हुआ। अब मैं बोल सकता हूं कि भाई चलो टाइम टेकन मेरा कितना है, टाइम टेकन है 190 इंटू से रेट पर आ रहा है 50 पर आर, प्लस वापस से यही सेम चीज लिखना है इधर। ये देखो टाइम टेकन 190 इंटू 50, जो भी आपको वेज मिलने वाला था उसको, उसमें से अब आपको कितना वापस से मिलेगा, ये रेशियो में टाइम सेव्ड कितना है। सो टाइम अलाउड टाइम सेव्ड कितना होता है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड कितना है 219 माइनस टाइम टेकन कितना है 190, तो कितना आया, तो 219 माइनस 190, ये आता है आपका 29 डिवाइड बाय टाइम अलाउड कितना है
219. अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो इतना आपका जो टोटल वेजेस मिल रहा है उसका 29/219 आपको बोनस मिलेगा, उतना परसेंटेज। सो 29 डिवाइड बाय अगर मैं 219 करता हूं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 13% का बोनस मिल रहा है। मल्टीप्लाई बाय 190 मल्टीप्लाई बाय 50, जो भी अमाउंट आता है। फॉर्मूला समझ में आया? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर मल्टीप्लाई किसे करना है? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। टाइम सेव्ड मतलब टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। समझे क्या कि भारी गया? समझे ना? वी क्लियर? बट याद रखना ये जो टाइम टेकन है और ये जो टाइम अलाउड है वो इक्विटेबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। 100 यूनिट्स के लिए जितना टाइम दिया है अगर, तो टाइम टेकन भी 100 यूनिट्स का ही देना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो प्लीज उसको कन्वर्ट करो, अदरवाइज गलती से मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं मैं, भले फास्ट रिवीजन है अपना, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कवर होना चाहिए ना भाई। सो वो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी सब कैलकुलेशंस तो इट्स प्रीटी सिंपल, यू कैन इजीली डू इट। समझ गए? अभी क्लियर? अभी बारी बोलो यार। ये देखो यहाँ पे टाइम सेव टाइम अलाउ, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, वो तो ज्यों का त्यों जैसा है वो तो रहना ही वैसा है। सो इसी के साथ आपका हलसे रोवन जो सिस्टम है वो भी अपना कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अपन लोग आ रहे हैं ऑलमोस्ट एक अपने लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर, एंड दैट बेसिकली इज योर एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर। टर्नओवर मतलब जब लेबर छोड़ के जाता है या कोई लेबर नया रखा अपन ने, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली टर्नओवर। इसमें सबसे पहला होता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब होता है कि कितने लोगों को हम लोग ने रिप्लेस किया जो छोड़कर गए, नए लोग नहीं, सिर्फ जो छोड़कर गए उसमें से कितने लोगों को रिप्लेस कर लिया। 100 लोग छोड़कर गए, 80 को रिप्लेस किया, तो आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा 80। समझ गुडू? जितने भी लोग रिप्लेस हुए। फिर बाद में दूसरा होता है सेपरेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड, मतलब कितने लोग छोड़ के गए। 100 लोग अगर छोड़ के गए तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड उसको कहेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो एक होता है रिप्लेसमेंट मेथड, जितने लोगों को रिप्लेस किया, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एकदम सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सिंपल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सो ये आपका हो जाता है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, कितने लोग रिप्लेस हुए, डिवाइड बाय एवरेज। फिर सेपरेशन, कितने लोग सेपरेट हुए यार, मतलब छोड़ के गए, डिवाइड बाय एवरेज। और फिर होता है फ्लक्स, इन दोनों को मिला के जो बनता है वो फ्लक्स है। फॉर एग्जांपल ये बन रहा है आपका 5%, ये आपका बन रहा है 7%, देन इन दैट केस जो नंबर ऑफ सेपरेशन है ना वो बाय डिफॉल्ट 12% ही आएगा रे पब्लिक। 5% प्लस 7% 12% आ जाएगा। समझ गए? सो ये हो जाता है आपका फ्लक्स मेथड, ये हो जाता है आपका फ्लक्स मेथड। अब इसमें और एक कहानी में ट्विस्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यू रिक्रूट्स। न्यू रिक्रूट्स मतलब कई बार कंपनीज एक्सपांशन करने का सोचती है, सीधी सी बात है, कोई वहां पे स्टक नहीं रहना चाहता है, सब अपने कंपनी को एक्सपांड करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी कंपनी को एक्सपांड कर रहे हो तो आप न्यू रिक्रूटमेंट लोगे, न्यू हायरर्स लोगे। तो वो जो नया रिक्रूटमेंट आपने लिया है ना, वो जो नया रिक्रूटमेंट लिया है ना, उसको भी आप फ्लक्स में ऐड कर सकते हो। तो दो तरीके होते हैं एग्जाम में दोनों करके आने का। क्या? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एक तरीका हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ सेपरेटेड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस न्यू हायरिंग ड्यू टू एक्सपांशन प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनीज ड्यू टू एक्सपांशन। सो रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग को एक्सेशन भी कहते हैं। एक्सेशन भी कहते हैं किसको? रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग को रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग को एक्सेशन, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग को एक्सेशन भी कहते हैं। अभी क्लियर एवरीबॉडी? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड डिवाइड बाय 2। एक समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? और फिर होता है आपका एक टर्नओवर रेट। टर्नओवर रेट मतलब एकदम सिंपल है कि भाई अगर मेरा एक महीने में मेरा टर्नओवर रेट है 2%, तो पूरे साल का कितना हुआ? आप लोग ने कभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है? समझो मैं आपको बोलता हूं कि मैं एक महीने का 1% आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो पूरे साल का कितना दे रहा हूं? करेक्ट, पूरे साल का आपको 12% दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 12। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक क्वार्टर का मतलब 3 महीने का मैं आपको से 3% दे रहा हूं, 3 महीने का, ये तो 3 महीने का 5% दे रहा हूं, चलो तो 3 महीने का अगर 5% दिया है तो पूरे साल का, तो 3 महीने का अगर मैंने इतना
कितना 5% दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो पूरे साल का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो पूरे साल का बेसिकली आपको 20% दे रहा हूं। बस यहाँ पे भी वही करना है, एनुअलाइज करना है, एम्प्लॉय टर्नओवर फॉर द पीरियड इनटू 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। सो अगर ये पूरे साल का ही है तो 365 डिवाइड बाय 365 आएगा। सपोज ये एक महीने का है तो 365 डिवाइड बाय 30 आ जाएगा, मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई बाय अपन 12 कर रहे हैं, समझ रहे हो। अगर क्वार्टर हुआ तो मल्टीप्लाई बाय इधर इंटू 12 डिवाइड बाय 3, मतलब 3 1 जा 3 4 जा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे अपन लोग। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो जो भी आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट आएगा उसको एनुअलाइज करने को कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। तो जो भी आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट आया है इनटू 365 12 मंथ्स 52 वीक्स डिवाइड बाय जो आपको दिया है, अगर डेज में दिया है तो 30 डेज, मंथ्स में दिया है तो 3 मंथ्स, डिवाइड बाय से वीक्स में दिया है तो वीक्स, जो आप करोगे उससे एनुअलाइज हो जाएगा। लॉजिकली मैथमेटिकली करो, रट्टा मत मारो, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एम्प्लॉय लेबर टर्न इक्विवेलेंट एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट का मतलब है एनुअलाइज करना। तो अगर आपको महीने का इंफॉर्मेशन दिया है तो उसको एनुअलाइज कैसे करोगे, इंटू 12 डिवाइड बाय 1। क्वार्टर का इंफॉर्मेशन दिया है इंटू 12 डिवाइड बाय 3, समझ रहे हो। से आपको डेज में 90 डेज में दिया है तो उसको एनालाइज कैसे करोगे, इनटू 360 डिवाइड बाय 90। समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? डन। एक्सेशन समझ में आ गया? एक्सेशन मतलब रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग। तो अपने को फ्लक्स दोनों फाइंड करने का रे, एग्जामिनर कुछ भी बोले अपने को दोनों फाइंड करके आ जाने का, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे बस। एम्प्लॉय टर्नओवर ड्यू टू न्यू रिक्रूटमेंट भी आ सकता है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? अब इसमें कई बार वो लोग रिवर्स मेथोडोलॉजी भी यूज करने को बोलते हैं। देखो आपको फॉर्मूला से खेलना आना चाहिए। क्या करेगा वो, आपको है ना एक टर्नओवर रेट दे देगा और आपको से नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दे दिया तो आप एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट कर सकते हो, या कभी कभी आपको एवरेज नंबर्स दे देगा, टर्नओवर रेट दे देगा, आपको नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स मिल जाएगा। सो इसमें मैथमेटिकली आपको फॉर्मूला से खेलना है एंड यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दैट। समझ गए? अब देखो यहाँ पे जो उन्होंने दिया है वो क्वार्टर के हिसाब से दिया होगा, तो इंटू 4 डिवाइड बाय 1 या इंटू 12 डिवाइड बाय 3, तो वो आपको एनुअलाइज मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सही है। चलो अब कॉजेज ऑफ एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भाई पर्सनल कॉजेज की वजह से छोड़ रहा है वो, कि भाई नया बेटर जॉब चाहिए, अनअवॉइडेबल कॉजेज जैसे सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस है तो हो सकता है छोड़ दे, अवॉइडेबल कॉजेज जैसे अगर खुश नहीं है जॉब के साथ तो वो अपने हाथ में अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। सो ये सब चीजों के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको करवाना चाहूंगा, उसे बेसिस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड दैट इज लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू अनप्रोडक्टिव आवर्स। इसमें अनप्रोडक्टिव आवर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको, समझ रहे हो तुम लोग। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू अनप्रोडक्टिव आवर्स क्या होता है ना, कई बार आपका एम्प्लॉय प्रोडक्टिवली काम नहीं करेगा, बैठा है, फोकट बैठा है, मोबाइल पे टाइम पास कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, देन इन दैट केस वो अनप्रोडक्टिव आवर्स हो गया आपका, बराबर है। उसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ता है और उसकी वजह से आपका उतना काम भी नहीं हो रहा है। सो वो जो अनप्रोडक्टिव आवर्स है ना, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन या सेल्स का कितना नुकसान हो रहा है वो कैलकुलेट करने को यहाँ पे अपने को आना चाहिए। सो अगर मैं ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं तो इसमें एक्चुअल आवर्स थे मेरे पास 4,45,000, जिसमें से बोला है अनप्रोडक्टिव आवर्स है 15,000। सो 4,30,000 ही मेरे प्रोडक्टिव आवर्स है। ये प्रोडक्टिव आवर्स में मैंने सेल किया 83,03,000 का, 3,300 का, ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है मैं, सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300। भाई जो भी सेल्स दिया है वो प्रोडक्टिव टाइम में ही हुआ रहेगा, तो 83,03,300 का मेरा सेल्स हुआ है प्रोडक्टिव टाइम में। प्रोडक्टिव टाइम मतलब कितना है भाई, टोटल 4.45 लाख का टाइम था भाई, क्वेश्चन को देखना, टोटल 4.4 लाख का टाइम, 4.45 लाख का टाइम था, बट उसमें से 30,000 hours attributable to new recruits, of which half of the hours were unproductive। तो इसमें से 4.5 लाख में से खाली 15,000 जो थे मेरे अनप्रोडक्टिव थे, तो सॉरी 4,45,000 थे, उसमें से 15,000 मेरे अनप्रोडक्टिव थे, तो 4,30,000 आज मेरे प्रोडक्टिव थे। मतलब एक घंटे का मेरे को कितना सेल कमाने को मिल रहा है, सो 83,03,300 डिवाइड बाय 4,30,000, तो एक घंटे का मैं 19.31 रुपीज का सेल कर रहा हूं। अब मैं देखूंगा टोटल कितने अनप्रोडक्टिव आवर्स थे, तो एक तो ये 15,000 मेरा अनप्रोडक्टिव निकला, एक तो ये 15,000 मेरा अनप्रोडक्टिव निकला, और क्या मेरा अनप्रोडक्टिव निकला, और क्या बोला ये देखो, as a result of delays in personal department in filing vacancies due to employee turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost। 1 lakh potentially productive hours were lost, मतलब एक ये 15,000 तो गए, इसके अलावा और अनप्रोडक्टिव आवर्स कितना, 1 लाख और गया, तो टोटल 1,15,000 आवर्स मेरे गए। एक घंटे में 19.31 कमाता हूं मैं, सो 19.31 इंटू 1,15,000, सो मेरे को
22,20,650 रुपीज का सेल्स का नुकसान हुआ। पीवी रेशियो मतलब इसमें मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना लॉस गया, पीवी रेशियो है मेरा 20%, तो इसका मैं अगर इंटू 20% करता हूं तो मेरे को 4,44,130 रुपीज का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ है। ए समझू गुरु आपको, एवरीबॉडी समझ रहे हो? सो सेल्स मैंने कितने टाइम में किया, प्रोडक्टिव आवर्स में, तो आप देखो आपके प्रोडक्टिव आवर्स कितने आ रहे हैं। सो मेरा टोटल आज था 445, उसमें से एक सेकंड, हाँ 4,45,000 जो मेरे आवर्स थे उसमें से 15,000 अनप्रोडक्टिव गए, तो पहले मैंने प्रोडक्टिव आवर्स निकाल लिया, प्रोडक्टिव आवर्स में कितना सेल्स हुआ तो उसे एक घंटे में कितना सेल हो रहा है ना प्रोडक्टिव आवर्स में वो पता चल गया। अब देखो टोटल कितने अनप्रोडक्टिव आवर्स है पूरा कैलकुलेट कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका सेल्स लॉस हुआ मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो से आपका कितना कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, वो आपने इधर कैलकुलेट कर दिया, वो आपने इधर कैलकुलेट कर दिया। ए समझ गुरु, अभी क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये होता है मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस, बाकी सब चीजें तो ठीक है। सो इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा ये चैप्टर लेबर, एम्प्लॉय लेबर कॉस्टिंग। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। डन एंड डस्टेड विद लेबर कॉस्टिंग एज वेल। ओके देन, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड उसका नाम है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। जी हाँ, क्या आप तैयार हैं? चलो भाई, शुभकामनाएं देरी किस बात की। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जॉइंट प्रोडक्ट होता क्या है। तो बात कुछ ऐसी है कि इससे कोई एक रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है और इसके प्रोसेसिंग के बाद ये जब थोड़ा बहुत प्रोसेस हो जाता है तो एक नहीं दो नहीं तीन अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूं, तो अगर मैं क्रूड ऑयल को थोड़ा प्रोसेस करूं देन इन दैट केस उससे डीजल भी निकलता है, उससे एक पेट्रोल भी निकलता है, उससे ग्राफाइट भी निकलता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो यहां पे जब ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को कितना कॉस्ट बेयर करना है वो देखना पड़ेगा। सर कौन सा कॉस्ट? तो यार अपन ने क्रूड ऑयल परचेज किया तो वो एक पहला कॉस्ट हो गया, क्रूड ऑयल का परचेज कॉस्ट, ये मेरा पहला कॉस्ट हो गया। दूसरा जी यहां पे मैंने प्रोसेस किया है भाई, ये प्रोसेस करने का मेरा दूसरा कॉस्ट हो गया। तो ये क्रूड ऑयल परचेस करने का कॉस्ट प्लस उसको प्रोसेस करने का कॉस्ट, ये कॉस्ट अभी तक जो है वो तीन मेरे जो जॉइंट प्रोडक्ट्स का जन्म हुआ है उन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। पर क्या रेशियो में वो डिवाइड होगा ना भाई, उसके लिए ये पूरा चैप्टर बनाया है करके। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, वापस से देखो बताता हूं मैं। समझो मेरे पास एक रॉ मटेरियल है और वो रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, उसको मैंने परचेज किया तो उसका परचेज कॉस्ट, फिर उसको मैं थोड़ा प्रोसेस करता हूं। जैसे ही मैं क्या बोला, जैसे ही मैं क्रूड ऑयल को प्रोसेस करता हूं देन इन दैट केस उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन। तो ये बिकॉज एक प्रोसेस से तीन प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इसको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। और ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स है दे विल बेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द क्रूड ऑयल एंड परचेजिंग द क्रूड ऑयल। तो अभी तक का जो भी खर्चा आया है उसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट, उसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। एंड ये जॉइंट कॉस्ट मेरे को मेरे जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट्स में, इसको क्या कहेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट वन, दूसरा है जॉइंट प्रोडक्ट टू, तीसरा है जॉइंट प्रोडक्ट थ्री। ये जो मेरे जॉइंट प्रोडक्ट्स का जन्म हुआ है उसको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अभी अंडरस्टैंडिंग आई? सो अब डीजल देखो भाई, टोटल से फॉर एग्जांपल मैंने क्रूड ऑयल खरीदा 10 लाख का, इसको मेरे को प्रोसेस करना पड़ा तो 2 लाख का खर्चा हुआ, तो टोटल मेरा 12 लाख का खर्चा हुआ। बराबर है कि नहीं? ये 12 लाख के खर्चे को क्या बोलेंगे बेटा? ये 12 लाख के खर्चे को बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट किन तीन प्रोडक्ट्स का है? सर ये जॉइंट कॉस्ट है तीन प्रोडक्ट का, डीजल पेट्रोल ग्राफाइट। अब ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा, क्या रेशियो में डिवाइड होगा रे? उसके लिए एक अकाउंटेंट नहीं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत है। एंड बस वही मैं अब आप लोग को समझाने वाला हूं। समझो गुरु, अभी रेडी? तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है आपका जॉइंट कॉस्ट, क्या एग्जैक्टली होने वाला है आपका जॉइंट कॉस्ट का एनालिसिस। तो यहां पे मेरे पास है तीन जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट वन, जॉइंट प्रोडक्ट टू एंड जॉइंट प्रोडक्ट थ्री। करेक्ट? ये जॉइंट प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा मेरा जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ गया, जॉइंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ गया। अब एक लास्ट चीज समझा देता हूं, इस
को कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? जहां पे ये जॉइंट प्रोडक्ट बन गए उसको कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं उसको? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो क्या बोला मैं? 12 लाख रुपए तक का जो खर्चा हुआ है, 12 लाख रुपए तक का जो खर्चा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये तीनों अलग अलग वे उस स्तर तक का जो खर्चा हुआ है उसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। उसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। उसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अभी क्लियर एवरीबॉडी? बोलो बोलो, टेल टेल। समझ गए? सो तीन मेरे को खाली आपको टर्म समझाने थे, अब आपके लिए काम एकदम इजी हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं और दो तीन टर्म है, समझा दे रहा हूं, बट फिर भी ये दो चार पांच टर्म समझना जरूरी है। इसमें पब्लिक क्या करता है ना, सीधा इसके बोलते ना वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चले जाते हैं कि कैसे उसको स्प्लिट ऑफ को कैसे अपोर्शन करना है, कॉस्ट को क्या करना है, बट वो बाद में। भाई पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो पहले मेरे को समझाना था आपको कि भाई जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, वो मैंने समझा दिया आपको। मेरे को समझाना था आपको कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैंने जॉइंट कॉस्ट समझा दिया। फिर दूसरा मेरे को समझाना था कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैंने आपको जॉइंट प्रोडक्ट समझा दिया। तीसरा मैं आपको समझाना चाहता था कि जॉइंट कॉस्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, तो जॉइंट कॉस्ट या रादर मैं आपको समझाना चाहता था स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जॉइंट कॉस्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इसको प्यार से कहते हैं। फिर बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर एक होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैंने डीजल को और प्रोसेस किया, अगर मैंने डीजल को और प्रोसेस किया फिर मैं इसको मार्केट में सेल करता हूं, देन इन दैट केस ये वाला स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद वाला जो कॉस्ट है ना उसको कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद वाला जो कॉस्ट है ना उसको कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट उसको क्या कहते हैं बेटा? बोलो बोलो, टेल टेल। करेक्ट, उसको कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। उसको कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सो जॉइंट प्रोडक्ट हो गया, समझ गए सर। जॉइंट कॉस्ट समझ गए सर। जॉइंट कॉस्ट है स्प्लिट ऑफ पॉइंट समझ गए सर। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी समझ गए सर। नो टेंशन, क्लियर हो गया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो बाद में जो ये मेरा ये जो कॉस्ट इंकर होता है ना उसको मैं कहता हूं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर बाद में एक होता है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर ये सब टर्म समझ गए ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, अब फिर ये चैप्टर में कुछ करवाने के लिए बचेगा नहीं, एकदम मस्का आप लोग का हो जाएगा। अब होता है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब अगर मैं इधर ही बेच दिया तो, अगर मैं जैसे ये इधर स्प्लिट ऑफ हुआ मैं बेच दिया तो उसको कहते हैं, वो जो बेचने का वैल्यू है उसको कहते हैं सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और अगर मैं उसको प्रोसेस करने के बाद बेचा तो होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अभी क्लियर एवरीबॉडी? ये 6 टर्म अगर आपको समझ गया ना, बता रहा हूं मैं बहुत स्मूथली अब अपना आगे का चैप्टर जाने वाला है। तो पहला होता है क्या? जॉइंट कॉस्ट समझ गए सर। जॉइंट प्रोडक्ट समझ गए सर। जॉइंट कॉस्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट समझ गए सर। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट समझ गए सर। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट समझ गए सर। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी समझ गए। अभी क्लियर एवरीवन? सो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मतलब ये प्रोसेसिंग के बाद अब मैं मार्केट में इसको बेचने जा रहा हूं, जितने में मैं इसको बेचूंगा उसको कहते हैं सेल्स वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। चलो अब इस नोट के ऊपर तो मुझे समझ गया है कि क्या होता है एग्जैक्टली जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, ये सब चीजें समझ गई है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा देता हूं और वो है बाय प्रोडक्ट। लास्ट है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। एक सेकंड, हाँ ओके। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं, अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं एंड वो प्रोडक्शन करते वक्त एक कोइंसिडेंटली प्रोडक्ट निकल गया जिसको मैंने एफर्ट देके बनाया नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट। मजाक मस्ती में बन गया, सो उसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट। सो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोलासिस और शुगर का। सो शुगर केन को जब अपन प्रोसेस करते हैं इन ऑर्डर टू मेक शुगर, एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है मोलासिस, जिसका कोई यूज नहीं है सच,
वो बाय प्रोडक्ट बन जाता है। आजकल वैसे तो वो मोलासिस भी यूज में आ रहा है, बट फिर भी उसको कहेंगे क्या, अपन कहेंगे उसको बाय प्रोडक्ट। क्या? तो शुगर केन को मैं क्रश करता हूं, प्रोसेस करता हूं, क्यों? ताकि मैं शुगर बना पाऊं। बट कोइंसिडेंटली मोलासिस करके क्या वो बन जाता है और उसको मार्केट में एक थ्रो अवे प्राइस पे अपन बेच सकते हैं। उसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट। कि भाई शुगर केन बनाते वक्त शुगर तो बनाना है, वो मेन प्रोडक्ट है, बट वो बनाते बनाते मोलासिस बन गया, बाय प्रोडक्ट बन गया। समझे गुरु? तो उसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट समझ गए, बाय प्रोडक्ट समझ गए। तो अपने को समझना है अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, और ये अपोर्शनमेंट के लिए बहुत सारे मेथड्स दिए, बस यही मेथड अपने को समझते जाना है एंड कहानी को आगे बढ़ाते जाना है। सबसे पहला मेथड है अपना फिजिकल यूनिट मेथड। सबसे पहला मेथड है अपना फिजिकल यूनिट मेथड। तो फिजिकल यूनिट मेथड मतलब जो भी आपका टोटल कॉस्ट है, यहां पे जो भी आपका टोटल कॉस्ट है, तो ये देखो इधर मैं लिख देता हूं जॉइंट, चलो इधर मैं लिख देता हूं, इधर मैं लिखता हूं मेरा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल है मेरा रॉ मटेरियल। दूसरा क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है, फिर इसको मैं प्रोसेस करूंगा, तो ये मैं प्रोसेस करूंगा। से एग्जांपल मैंने लिया था, इसका 10 लाख का कॉस्ट हुआ है और इसका प्रोसेस का 2 लाख का कॉस्ट हुआ है। तो टोटल कॉस्ट आपका कितना आता है? टोटल कॉस्ट आपका आता है ₹12 लाख। टोटल कॉस्ट आता है आपका ₹12 लाख। अब इस 12 लाख को मेरे को, अब ये 12 लाख क्या हो गया मेरा? बेसिकली टोटल कॉस्ट नहीं, आज से मैं इसको प्यार से जॉइंट कॉस्ट कहूंगा। अब ये जब जॉइंट कॉस्ट मुझे डिवाइड करना है इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स, तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास है अलग अलग प्रोडक्ट्स। तो से फॉर एग्जांपल है मेरे पास डीजल, फिर मेरे पास है पेट्रोल, फिर मेरे पास है ग्रेफाइट। से ये 3 चीजें बनी है। अब पहला मेथड बोलता है फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड में बोलता है कि भाई ये जो प्रोसेस किया तुमने, ये क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया, तो उससे कितना डीजल निकला? 1000 लीटर का डीजल निकला, 200 लीटर का पेट्रोल निकला, 500 लीटर का ग्रेफाइट निकला। ये फिजिकल यूनिट के रेशियो को कहते हैं फिजिकल। तो जब ये जॉइंट कॉस्ट को ये फिजिकल यूनिट के रेशियो में डिवाइड करेंगे, उसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन फिजिकल यूनिट। जॉइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन फिजिकल यूनिट। तो 12 लाख का जॉइंट कॉस्ट है, 3 में डिवाइड होगा, डीजल पेट्रोल ग्रेफाइट। क्या रेशियो में डिवाइड होगा? फिजिकल यूनिट के रेशियो में। क्या है फिजिकल यूनिट? 1000 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर। सर समझ गए, नो टेंशन। काहे टेंशन ले रहे हो आप इतना? चलो डन हो गया। अब यहाँ पे ये लोग ने देखो, इधर वो लोग ने दिया है भाई कितना उनका जॉइंट कॉस्ट है, इधर उन्होंने दिया है कितना फिजिकल क्वांटिटी है। जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दिया यार, टेंशन ही नहीं लेने का बॉस। चलो डन सर, समझ गए, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या आपको समझ में आता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है? बोलो बोलो। देखो इसमें क्या होता है आपको फर्स्ट चीज पता होना चाहिए कि सेल्स, आपको एग्जामिनर देगा कि भाई तुम्हारा पोस्ट स्प्लिट ऑफ सेल्स वैल्यू कितना है। तो से फॉर एग्जांपल मेरा जॉइंट कॉस्ट है 1,20,000। ये बहुत ध्यान से समझना, ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा ट्रिकी लगता है स्टूडेंट लोग को। तो ये अपन लोग कर रहे हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। तो इसमें देखो क्या होता है कि जॉइंट कॉस्ट है आपका 1,20,000 रुपए का। अब ये जो 1,20,000 रुपए है, इसको आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू में स्प्लिट करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? इधर देखो, समझो आपके पास 2 प्रोडक्ट है ए एंड बी। ये जो ए एंड बी है ना, उसमें आप लिखोगे इधर सेल्स वैल्यू पोस्ट स्प्लिट ऑफ। तो जो भी सेल्स वैल्यू आपका पोस्ट स्प्लिट ऑफ होगा, से यहाँ पे सेल्स वैल्यू है 10 लाख एंड यहाँ का सेल्स वैल्यू है 12 लाख। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो ये आपका सेल्स वैल्यू पोस्ट स्प्लिट ऑफ हो गया। इसमें से आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है जो आप इसके ऊपर अर्न करने वाले हो, वो माइनस कर दो, लेस आपका जो भी पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट है, या जिसको आप बोल सकते हो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। दोनों चीज आपको एग्जामिनर देगा। क्या देगा आपको? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या जिसको आप बोल सकते हो पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट। ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी। प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट
कितना होता है ये आपको दिया होगा। से फॉर एग्जांपल इसका प्रॉफिट मार्जिन है 1 लाख, इसका प्रॉफिट मार्जिन है से 1,20,000 होगा, 10% है। फर्दर पोस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट है इसका से 3 लाख रुपीज और इसका है 4 लाख रुपीज। तो अब आपका जो बचता है उसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कितना बचा बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू? 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख, 9 लाख माइनस 3 लाख बचता है आपका इधर 6 लाख, एंड इधर आपका बचता है 12 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 4 लाख, इधर आपका बचता है 6,80,000। आपका ये जो 1,20,000 आया है ये स्प्लिट हो जाएगा 6 लाख इस टू 6,80,000 में, 6 लाख इस टू 6,80,000 में। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो जो जॉइंट कॉस्ट है 12 लाख का वो स्प्लिट हो जाएगा 6 लाख और 6,80,000 में। समझे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे है? सब पोस्ट वाला ले लेने का, पोस्ट प्रोसेसिंग सेल्स वैल्यू, पोस्ट या पोस्ट स्प्लिट ऑफ सेल्स वैल्यू ले लिया, लेस पोस्ट स्प्लिट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, पोस्ट स्प्लिट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एडजस्ट कर दिया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बचा, वो रेशियो में बांट दोगे आप जॉइंट कॉस्ट को। एक समझी गुरु? अभी क्लियर? सो ये हो गया आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट सेल्स वैल्यू लेस प्रॉफिट मार्जिन लेस अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हुआ पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट में मैंने उसको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में ले लिया यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट्स। टेक्निकल एस्टिमेट मतलब आपको एक बोलते हैं ना नामचीन या जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल को बुलाओगे और प्रोफेशनल को बोलोगे कि भाई देख बता क्या बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए, तो वो बोलेगा से फिजिकल यूनिट है और बाद में इसको वो एक रेटिंग दे देगा, यहाँ पे वो रेटिंग दे देगा से इसको 3 का रेटिंग दे देगा, इसको 5 का रेटिंग और इसको 6 का रेटिंग है। तो बोलते हैं ना वेट्स एलोकेट करना, तो वो यहाँ पे वेट्स एलोकेट कर देगा। तो ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 3,000। अब वो बोलेगा ये रेशियो में बांट दो, तो ये जो उसकी होशियारी दिखाई है उसने 3:5:6 के, उसके लिए उसको पैसे मिलेंगे और अपने को हेल्प किया प्रॉपर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट में, जो अदरवाइज अपन फिजिकल यूनिट के बेसिस पे कर देते तो शायद गलत हो जाता। बट अभी वो जो होशियार आदमी है उसने आया, उसने अपने को सही तरीका बताया, उस बेसिस पे अपन ने कर दिया है यार पब्लिक। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये होता है यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट। फिर होता है मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बराबर है। सो मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर क्या मार्केट वैल्यू है मेरे भाई? आपको बताया था ना सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो जब वो स्प्लिट हुआ, से फॉर एग्जांपल जब ये स्प्लिट हुआ तो डीजल का मार्केट वैल्यू है से 10 लाख, पेट्रोल का मार्केट वैल्यू है से 20 लाख और ग्राफाइट का मार्केट वैल्यू है से 30 लाख, बराबर है। सो ये उसका जो मार्केट वैल्यू है 1:2:3 का, वो 1:2:3 के मार्केट वैल्यू में अपन लोग उसके जॉइंट कॉस्ट को कन्वर्ट कर देंगे। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये देखो एन एनटीटी इंकर्स अ जॉइंट कॉस्ट ऑफ 64,500 इन प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स and earns a sales revenue of 26,000 by selling at 170 for product A at 260 per unit for product B। तो बस वो रेशियो में अपन लोग स्प्लिट ऑफ कर देंगे। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो इसको अपन कहते हैं मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन या मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दूसरा वाला होता है मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब मार्केट वैल्यू पोस्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और दूसरा होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। देखो इसके लिए मैंने ये सब टर्म्स आपको पहले से ही करवा दिए ताकि अब अपना काम एकदम फटाफट होते जाए। तो ये क्या हो गया आपका सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। एक समझो जो भी आपका फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाला जो सेल्स वैल्यू है बॉस, उसके बेसिस पे यहां पे मैं चार्ज कर दूंगा। यूज ऑफ ये वाला आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, से फॉर एग्जांपल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ये 40,000 का है इसका वैल्यू, इसका 60,000 का है, वो रेशियो में 4:6 के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। आई होप वी आर क्लियर। फिर आता है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। ये आपका जो फिजिकल यूनिट मेथड था उससे थोड़ा सिमिलर है। इसमें क्या होता है देखो, अभी यहाँ पे अपने फिजिकल यूनिट याद रखना 1200 एंड 500 है। अब मैं इधर ही बता देता हूं आपको एवरेज यूनिट मेथड। आपका एवरेज यूनिट मेथड में क्या होता है, आपको लेने का भाई जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट कितना है सर? 12 लाख रुपए का मेरा जॉइंट कॉस्ट है, डिवाइड बाय आप कर दोगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। कितना नंबर ऑफ यूनिट्स है टोटल सर? 1000 प्लस 200 प्लस 500, तो कितना है टोटल? 1700 यूनिट्स है या 1700 लीटर्स है, तो 12 लाख डिवाइड बाय 1700 कितना होता है? 705.89।
तो ये आपका एवरेज यूनिट कॉस्ट आ गया 705.89। आपका एवरेज यूनिट कॉस्ट आ गया 705.89, आपका एवरेज यूनिट कॉस्ट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, मल्टीप्लाई करो 200 से, मल्टीप्लाई करो 500 से, आपका स्प्लिट ऑफ हो जाएगा जो भी आपका जॉइंट कॉस्ट है। अभी क्लियर? तो ये होता है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। फिर आता है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये थोड़ा अच्छा है, मैं आपको बोलूंगा, इसमें स्टूडेंट को कई बार थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो जाता है। सो इसमें ना आपको जब भी कंट्रीब्यूशन वर्ड दिखा, कंट्रीब्यूशन मतलब मार्जिनल कॉस्ट मेथड हो गया, तो इसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट वाला एक ना फॉर्मेट बना लेने का, तो आपका काम हो जाएगा सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। बस अब आपको क्या करना है पता है क्या? दो तरह के इसमें कॉस्ट होते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन वर्ड आया ना मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्ड आया ना मतलब आपका मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसा टेक्निक है जो आपके कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वेरिएबल फिक्स्ड। ये बात पता है अपने को? बराबर है भाई? समझ गए थे अपन लोग जब अपने मार्जिनल का मैराथन रिवीजन किया था। सो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है? कॉस्ट को डिवाइड करता है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो सेल्स के बेसिस पे डिवाइड कर दो, सेल्स के बेसिस पे डिवाइड कर दो। तो यहां पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा, वो सेल्स क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा, तो वो सेल्स क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा। Are we clear everybody? So सेल्स क्वांटिटी के बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट, सो फिक्स्ड कॉस्ट क्या बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा? अब ये देखो सेल्स आ गया आपका, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइड होके आ ही जाएगा आपका। अब जो आपका कंट्रीब्यूशन बचेगा ना वो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन रेशियो कैलकुलेटेड अबव। सो मेरा जॉइंट कॉस्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स क्वांटिटी के बेसिस पे, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। क्लियर? समझ गए क्या? क्या बोला? वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स क्वांटिटी के बेसिस पे, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन जो मेरा बच रहा है उसके बेसिस पे, कंट्रीब्यूशन जो मेरा बच रहा है उसके बेसिस पे। समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? तो चाहिए तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स क्वांटिटी के बेसिस पे, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा। समझे? गुड? यस सर, समझे? गुड। चलो डन, क्लियर? सो ये होता है मेरा कंट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेरा कॉस्ट था 100 क्वांटिटी 120 क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेसिस पे मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिवाइड हो गया, सेल्स मेरे को दिया हुआ है, मेरे को मिल गया कंट्रीब्यूशन इस 4000:1200 के रेशियो में डिवाइड हो गया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। कच्चा कच्चा। चलो फिर आई थिंक मेजॉरिटी जो आपको मेथड्स है वो समझ में आ ही गए होंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड अपना हो गया है। अच्छा, ये है मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। सो अभी जो बाय प्रोडक्ट है उसका अगर कोई जॉइंट कॉस्ट बन रहा है तो उसको कैसे डिवाइड करना है ये उसका मेथड दिया हुआ है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलता है कि भाई जो भी तुम्हारा बाय प्रोडक्ट से नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो रहा है ना, जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट आया ना उसमें से माइनस कर दो। तो अपना जो एग्जांपल चल रहा है उसमें अपना मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या आया है? 12 लाख रुपया है। अब समझो अगर मेरे पास बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू आ रहा है 50,000 रुपया, तो यहां से माइनस कर दो तो मेरा जॉइंट कॉस्ट कितना आ जाएगा? 11,50,000 रुपया। ये 11,50,000 रुपया अब मेरा नया जॉइंट कॉस्ट बन जाएगा। सिंपल। तो ये जो भी मेरे का नेट रियलाइजेबल वैल्यू आया है बाय प्रोडक्ट का ना वो इधर चुपचाप माइनस कर दो, टेंशन नहीं। अभी क्लियर एवरीबॉडी? उसके बाद में बोला है भाई टेक्निकल एस्टीमेट, वो मैं आपको जैसा बताया था जॉइंट कॉस्ट में सेम सिमिलर ही है। अब इधर एक और चीज आती है कि अगर ट्रीटमेंट ऑफ बाय कॉस्ट बाय प्रोडक्ट करना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसा करोगे? अगर एकदम सिंपल, एकदम ना के बराबर भंगार के जैसा वैल्यू आ रहा है आपको बाय प्रोडक्ट का, तो चुपचाप क्रेडिट कर दो पीएनएल अकाउंट में। और अगर आपको वैसा नहीं करना है तो जो अभी आपको बताया मैंने, जो भी आपका जॉइंट कॉस्ट आ रहा है उसमें से रिड्यूस कर दो, डिडक्शन फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट का जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है वो रिड्यूस कर दो। समझ रहे हो? या तीसरा मेथड बोला है कि भाई अगर बाय प्रोडक्ट का भी खुद का अपना बहुत बड़ा कॉस्ट आ रहा है ऐसा, देन इन दैट केस उसको एज अ जॉइंट कॉस्ट ट्रीट करो। और जैसे अपन लोग ने जॉइंट कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड, टेक्निकल एस्टीमेट, जो भी मेथड लिए उसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। सो व्हेन द बाय प्रोडक्ट आर ऑफ कंसिडरेबल टोटल वैल्यू, दे मे बी रिगार्डेड एज जॉइंट प्रोडक्ट रादर देन एज बाय प्रोडक्ट
एंड उसको उस हिसाब से आप ट्रीट करके कर सकते हो। सो बाय प्रोडक्ट आपका एक जॉइंट प्रोडक्ट बन गया, उसको ट्रीट करो वैसे, एंड उस हिसाब से अपना जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट में भी जो भी अपन लोग रेशियो लेंगे उसमें डिवाइड हो जाएगा। अगर व्हेन दे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, तो अपने को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई अगर फर्दर प्रोसेस किया, देन इन दैट केस फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट और वो प्रोसेस करने के बाद मुझे रेवेन्यू एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। से फॉर एग्जांपल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हुआ, एफपीसी लिखता हूं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हुआ 50,000, बट वो फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद मेरा सेल वैल्यू आ रहा है 25,000, तो ये करके तो कोई मतलब ही नहीं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हुआ 50,000 और ये करने के बाद मेरे को 1 लाख का सेल्स वैल्यू आ रहा है, तो मैं इसको टिक मार दूंगा, समझी गुड एवरीबॉडी। सो बस यही है, इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका ये पूरा जो भी चैप्टर है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। बहुत ही इजी था। इसमें एक और पॉइंट होता है जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूं फटाफट, कि अगर समझो आपको डिसीजन लेना है, एक होता है डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ता है कि भाई वेदर आई शुड फर्दर प्रोसेस और नॉट, उसमें क्या होता है, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिसीजन मेकिंग इन जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। डिसीजन मेकिंग इन जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, आपको देखना होता है कि भाई अगर मैं फर्दर प्रोसेस ना करूं, तो सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं इसको, कि भाई अगर मैं सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट करता हूं, तो मेरा सेल ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मैं वैल्यू देखता हूं, तो भाई देखता हूं मैं सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है से ₹10 लाख, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ₹10 लाख, लेस मैंने इधर जॉइंट कॉस्ट मेरा देखा है ₹6 लाख, देन इन दैट केस मेरे को नेट प्रॉफिट कितना आया, 4 लाख का आ जाता है मेरा नेट प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। 4 लाख का आ जाता है नेट प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा आता है सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब अगर मेरा सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का मेरा सेल्स वैल्यू है से 15 लाख, मेरा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जिसको मैं एफपीसी बोलता हूं वो है से 3 लाख, एंड मेरा जॉइंट कॉस्ट वो तो मेरे को लगना ही है से वो है 6 लाख, देन इन दैट केस मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 15 लाख माइनस 3 12 माइनस 6 6, तो इधर मेरा आ जाता है 6 लाख। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 2 लाख से ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि ये सेल्स फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। बट हो सकता है कि मेरा यहां पे से सेल्स वैल्यू है 15 लाख की जगह पे से 12 लाख, और मेरा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है से 3 लाख, मेरा जॉइंट कॉस्ट है से 6 लाख, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है यहां पे 3 लाख। तो मैं सोच रहा हूं यार फर्दर प्रोसेस किया, बट उसके बाद भी मेरा सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में मेरे को ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो इसको मैं रिजेक्ट करके फिर इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग इन जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। इसमें भी आपको जॉइंट कॉस्ट तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है, जो इतने सारे मेथड है अपने उसके हिसाब से, फिर आपको दोनों मेथड को इवेल्युएट करना है लॉजिकली, कि भाई अगर करता हूं मैं प्रोसेस तो मेरे को कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रोसेस नहीं करता हूं तो मेरे को कितना प्रॉफिट आ रहा है, देखो दोनों में ज्यादा प्रॉफिट कितना है, बस उसका आपको डिसीजन मिल जाएगा। समझ गए। और इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा ये सेशन, एंड आई होप आप लोग को जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी पूरी तरह समझ में आ गया होगा। टाइम फॉर मी टू से हasta la vista। आई होप ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। जो भी रिविजन है प्लीज अच्छे मार्क्स लेकर आना, प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स बोलना। मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका ये सेशन कैसा लगा उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड ओवरऑल मिठाई भिजवानी होगी ना एग्जाम के रिजल्ट के बाद, व्हाट्सएप कर देना, एड्रेस भेज दूंगा यार। चलो ओके गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, दिल बड़ा रखकर पेपर लिखकर आना, मजे करना पेपर में, लोड मत लेना। जो हो गया है वो हो गया है, जो होगा अच्छा ही होगा। पॉजिटिविटी से मार्क्स बढ़ने का स्कोप है, बराबर के नहीं, बट नेगेटिविटी से तो मार्क्स कम होगा। तो मार्क्स तो कम करना नहीं है, बढ़ाना है, तो क्या करेंगे अपन, पॉजिटिव रहेंगे। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पेपर 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर कर आएंगे, जितना लॉजिकली सोच के उसको प्रेजेंट करेंगे, उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो आप स्मार्ट हो ही, बट फिर भी मेरे हिसाब से ये चीजें ध्यान में रखना। पेपर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है,
पॉजिटिव रहना है। अगर कुछ भी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है उसके से डरना है, घबराना नहीं है। जैसा आपके लिए पेपर है, पूरे इंडिया के लिए पेपर है। लॉजिक्स, कॉमन सेंस ओपन रखना है, हंसते खेलते मजाक मस्ती के साथ पेपर को लिखना है। ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी थ्रो होगा, थोड़ा हाथ पैर चलाते जाओगे, आराम से आंसर भी आएगा। समरी बनाना क्वेश्चन का, समझ के उसको सॉल्व करना, यू विल बी थ्रू। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, अच्छा करके आना। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, एबीसी एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, एबीसी एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैंने यूट्यूब के ऊपर लिंक दिया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसका मस्त वाला लेक्चर प्लीज वहां से देख लेना, तो आप सॉर्टेड हो जाओगे। तो प्लीज एबीसी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इजीली स्मूथली अपन लोग हो जाएगा आपका। खाली आपको फॉलो करना है मेरा यूट्यूब लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड हो जाएगा। राइट, प्लेलिस्ट भी आपके पास रेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब कुछ रेडी है। बस सुन लो, एंजॉय करो, पेपर लिख कर आओ।